हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा जी, आज का स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने कवर अप करना है विद इन एसपीआर दैट इज गोइंग टू बी आईएएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, या फिर आईएएस 36 का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ है इम्पेयरमेंट। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो ये टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा कवर अप कराया था विद इन आईएएस 38, क्योंकि आईएएस 38 के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि इनटैंजिबल एसेट दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वो जिनकी डेफिनेट लाइफ होती है, जिनको आप क्या करते हो, अमोर्टाइज करते हो। ठीक है, गलत स्पेलिंग लिखते हैं, काइंडली इग्नोर देम, लेकिन डेफिनेट लाइफ होती है। और दूसरे टाइप के एसेट्स हम लोगों ने पढ़े थे जिनकी इनडेफिनेट लाइफ होती है। वो एसेट्स जिनकी लाइफ आपको नहीं पता, तो उनको आप क्या करते हो, अमोर्टाइज नहीं करते थे। उनके बारे में आईएएस 38 कहता था कि उनको आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड रखते हो और हमेशा ही ये कॉस्ट पे रहते हैं, इनकी रिवैल्यूएशन भी नहीं होती। लेकिन आईएएस 38 ये कहता था कि एवरी सिंगल ईयर यू टेस्ट वेदर दीज एसेट्स आर इम्पेयर्ड या फिर नहीं। और वहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इंपेयरमेंट आपने अगले लेक्चर में कवर अप करनी है, जो कि आज का लेक्चर है, जो कि आपका ये वाला लेक्चर है। और इंपेयरमेंट किस तरह से होती है, रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट को देखकर वो चीजें आपको रिवाइज हो गई। आज वही स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ना है, इंपेयरमेंट वाला, कि एसेट्स की इंपेयरमेंट किस तरह से की जाती है। ठीक है, सो इम्पेयरमेंट क्या होती है? इम्पेयरमेंट इज द रिडक्शन इन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। आप इस चीज को भी छोड़ दें, सिर्फ ऊपर वाली लाइन समझिए। इम्पेयरमेंट इज द रिडक्शन इन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। इस बात का मतलब ये कि लेट सपोज मैंने एक एसेट की कैरिंग वैल्यू, डिप्रिसिएशन वगैरह, चाहे मैं रिवैल्यूएशन बेसिस पे कर रहा था या चाहे मैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर रहा था, कॉस्ट मॉडल पे लेके जा रहा था या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे लेके जा रहा था, वट एवर द केस वॉज, लेकिन एक एसेट को मैं हर साल डिप्रिशिएट करता हूं और 2021 में उसकी मेरे पास कैरिंग वैल्यू पड़ी है $100 की। दूसरी जगह पे जब मैं उसकी रिकवरेबल अमाउंट देखता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट RA, जब मैं ये देखता हूं तो वो $50 की है। आईएएस 36 कहता था दैट व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो द कैरिंग अमाउंट, ये चीज आगे लिखी हुई है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो द कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे इसका मतलब है इंपेयर करना है एसेट को। मतलब कि इंपेयर का मतलब क्या होता है, एक एसेट की वैल्यू गिरानी है बाय द अमाउंट जो कि बिलो है उसकी कैरिंग वैल्यू से। लेट सपोज मैं कहता हूं रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास 60 की थी, कैरिंग अमाउंट मेरे पास 100 की थी, तो यहाँ पे कितने से वैल्यू ज्यादा रिकॉर्डेड है मेरे पास आईएस 36 के अकॉर्डिंगली? क्योंकि वो कहता था रिकवरेबल अमाउंट व्हेन इट इज लो देन द कैरिंग वैल्यू, तो जितने से कम है उतने की आप इंपेयरमेंट करो, मतलब कि एसेट की वैल्यू गिराओ। यहाँ पे कितने से कम है, 40 से मेरे पास एसेट की वैल्यू कम आ रही है मार्केट के अंदर, रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, मैंने आपको आईएस 38 में भी ये चीज समझाई थी। यहाँ पे अगर तो एसेट की वैल्यू मेरे पास कैरिंग वैल्यू से कम हो जाती है, रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास कम हो जाती है, तो मैं चार्ज करता हूँ इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट कैसे चार्ज होती है, जितने से कम आ रही है उस वैल्यू से अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अपने एसेट को गिरा लो। यानी कि आपके पास एसेट 100 का पड़ा था, नाउ रिड्यूस बाय 40 और उसको रिकवरेबल अमाउंट के इक्वल कर दो, यानी कि 60 पे ले आओ। इसका मतलब यह है कि मैं क्रेडिट करूंगा अपने उस एसेट को बाय $40, और ये रिमेनिंग 40 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन एक्सपेंस 40 का, हमारी डबल एंट्री ये बनती है इसकी। दिस इज द वे टू इंपेयर एन एसेट। ठीक है, ये जो आप अमाउंट गिराते हो, द सडन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो कि रिकवरेबल अमाउंट गिरती है और कैरिंग अमाउंट आपके पास ज्यादा होती है आपकी बुक्स के अंदर, इसको बोला जाता है एसेट की इंपेयरमेंट चार्ज करना, एंड दिस अमाउंट इज नोन एज impaired वैल्यू। या फिर आप कह सकते हो कि आपका एसेट हो चुका है इंपेयर बाय व्हाट अमाउंट, बाय $40। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी स्टैंडर्ड के अंदर आ गया हूं तो आईएस 36 स्टेट्स दैट एन एंटिटी शुड कैरी आउट एन इंपेयरमेंट रिव्यू एनुअली। अब इंपेयरमेंट रिव्यू का मतलब क्या होता है, इस चीज को आपने समझना। ये जो मैं कंपेयर कर रहा था कि एसेट की कैरिंग वैल्यू 100 है, मेरे पास उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो $50 है या फिर 60 है या 120 है, ये कंपैरिजन करना बिटवीन द रिकवरेबल अमाउंट एंड द कैरिंग वैल्यू, दिस इज नोन एज इंपेयरमेंट रिव्यू। ठीक है, दिस इज नोन एज इंपेयरमेंट रिव्यू। ये चीजें आपने अपने फिंगर टिप्स के ऊपर रखनी है, क्योंकि यही आपके आगे आईएस 36 में काम आएगा। अब आईएस 36 कहता है कि हर साल आपने दो केसेस के अंदर देखना है कि क्या एसेट इंपेयर्ड है या नहीं है, मतलब कि इंपेयरमेंट रिव्यू करना है।
पहला केस वही IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का, अगर एक एसेट की इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है अंडर IAS 38 तो हर साल आप उसको एनुअल रिव्यू करोगे इंपेयरमेंट का, मतलब हर साल देखोगे कि क्या एसेट इंपेयर्ड है या नहीं है। अब इंपेयरमेंट चार्ज करना इज द नेक्स्ट प्रोसेस, वो बात नहीं हो रही, वो तो आपने चार्ज करने अगर रिकवरेबल अमाउंट जीरो हो जाती है, अगर नीचे आ जाती है रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से, ठीक, वो तो आपने चार्ज करना है। बट दिस स्टेप आपने परफॉर्म करना है हर साल रिपोर्टिंग डेट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के ऊपर, अगर तो नंबर वन कंडीशन, अगर आपका एक एसेट IAS 38 के अंदर उसकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है। द सेकंड केस, गुडविल हैज अरिजन ऑन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब कि F7 में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब आप एक सब्सिडरी को एक्वायर करते हो तो वहां पे आपके पास क्या कैलकुलेट होती थी, गुडविल होती थी। तो उस गुडविल के लिए भी आप हर साल इंपेयरमेंट रिव्यू करोगे, हर साल ईच एंड एवरी सिंगल, ठीक है, उसका इंपेयरमेंट रिव्यू करोगे। अब इंपेयरमेंट रिव्यू कैसे करोगे, अगेन कंपेयर करना है कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को आपस में कंपेयर करना है। वो नेक्स्ट स्टेप है, क्या रिकवरेबल अमाउंट बिलो है आपकी कैरिंग वैल्यू से तो इंपेयरमेंट चार्ज करनी है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, उसको अभी आप छोड़ दें। अभी आपने क्या समझना है कि ये इंपेयरमेंट रिव्यू क्या चीज होती है। तो ये चीज हम लोगों ने सीख ली कि इंपेयरमेंट रिव्यू दो केसेस में तो हर साल करना जरूरी है, लेकिन IAS 36 साथ साथ कहता है कि otherwise an impairment review is only required if there is an indicator of impairment। मतलब इस बात का ये है कि इन दो केसेस पे तो आपने हर साल एनुअली रिव्यू करना है क्या इंपेयरमेंट हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इसके अलावा कोई भी और कंडीशन हो उसमें आपने तब तक एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू नहीं करना जब तक कि आपके पास इंडिकेटर्स ना आ जाए कि शायद एसेट की वैल्यू गिर गई, यानी कि शायद एसेट इंपेयर्ड होने वाला हो। दीज इंडिकेटर्स, अब IAS 36 स्पेसिफिकली बताता है कि इंडिकेटर्स किस टाइप के हो सकते हैं। दो किस्म के इंडिकेटर्स IAS 36 देते हैं, कंपनी के अंदर यानी फ्रॉम विद इन द कंपनी यानी कि इंटरनल, एंड कंपनी के बाहर से इंडिकेटर्स आना यानी कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या है, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट की वैल्यू गिर गई मार्केट के अंदर, जिस तरह आप रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करते थे, लेट सपोज आपके पास कैरिंग वैल्यू रिकॉर्डेड है 100 की, मार्केट के अंदर एसेट की वैल्यू है $50 की, ये एसेट की वैल्यू गिर चुकी है मार्केट के अंदर, मतलब कि अब आप क्या इंपेयर करोगे यहाँ पे, नहीं, अभी आप इंपेयरमेंट की तरफ नहीं जा रहे, अभी आपने टेस्ट करना है बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड द रिकवरेबल अमाउंट, कंपेयर करके देखना है, मतलब इंडिकेटर आ चुका है दैट आपकी मार्केट वैल्यू एसेट की गिर चुकी है, अब आप कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को आपस में कंपेयर करोगे। देयर इज अ बिग बट इन दिस, वो बट क्या है यहाँ पे, वो बट ये है कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड का, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज। देखें, लेट्स सपोज मैं यहां पे कहता था मेरी कैरिंग वैल्यू है $100 की और मुझे एक्सपेक्टेशन थी दैट द कैरिंग दैट द रिकवरेबल अमाउंट विल, या फिर मार्केट अमाउंट जो है वो मार्केट के अंदर इस एसेट की अमाउंट होगी ऑलमोस्ट रिकवरेबल, सॉरी मार्केट वैल्यू जो है वो मेरे पास होगी इस साल 80 की, ये 20 की जो डिक्रीज है, $20 का जो डिक्रीज आ रहा है मार्केट वैल्यू में, मुझे पता था कि ये आएगा, दिस वाज एक्सपेक्टेड। आपको IAS 36 कहता है कि अनएक्सपेक्टेड जो आपका डिक्रीज है वो आपका इंडिकेटर होता है इंपेयरमेंट का, एक्सपेक्टेड डिक्रीज इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं बन सकता, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। मतलब कि आपने सोचा था कि 80 पे चली जाएगी मार्केट वैल्यू 50 पे चलेगी, मतलब 30 से ज्यादा गिर गई, दिस 30 इज नाउ अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। अब अनएक्सपेक्टेड की बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, दोबारा से इंपेयरमेंट रिव्यू करोगे, ठीक है, इंपेयरमेंट हो रही है या नहीं, लीव दैट थिंग राइट नाउ, इंपेयरमेंट का रिव्यू करना है आपने इस केस के अंदर। अब दूसरा एक्सटर्नल इंडिकेटर, एडवर्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमी और लीगल एनवायरनमेंट, आपके बाहर एक्सटर्नली टेक्नोलॉजी बहुत ऐसे चेंज हो रही है कि आपको आपके बिजनेस को वो एडवर्सली इंपैक्ट करेगी। आपकी कंपनी ट्विटर थी, स्नैपचैट आ गया दुनिया के अंदर, आपका बहुत बड़ा कंपेटिटर आ गया जिसकी वजह से आपका अक्सर बिजनेस उठ के चला गया, अक्सर कस्टमर्स आपके किधर चले गए, स्नैपचैट के ऊपर चले गए, टिकटॉक आ गया, टिकटॉक पे चले गए, तो उन कंपनीज पे अब ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज था। तो उस केस के अंदर उन कंपनीज ने क्या करना था, एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू करना था, हर साल नहीं, जिस साल ये चीज हुई, जिस साल ये इंडिकेटर आया उस साल उन्होंने क्या करना था, इंडिकेटर को देखकर इंपेयरमेंट रिव्यू करना था। इसी तरह से मार्केट के अंदर कोई क्लैश आ गया, मार्केट ठीक से नहीं चल रही जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे, आपका बिजनेस वैसे नहीं चल रहा, मार्केट के अंदर एडवर्स चेंजेस आ रहे हैं, अगेन इंडिकेटर इंपेयरमेंट रिव्यू करना है।
इकोनॉमी, इन्फ्लेशन आ गई, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ लेट सपोज बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, जॉब्स कट हो रही हैं, वट एवर द केस इज, इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही है, एडवर्सली चल रही है, आपका बिजनेस उससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी की वजह से, इंडिकेटर रिव्यू है, मतलब कि इंपेयरमेंट रिव्यू करो। फिर लीगल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कि आपको एडवर्सली इफेक्ट करता है, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट लॉ ऐसा बना दिया कि अब आपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट्स देने हैं, ज्यादा सैलरीज देनी है। इंडिकेटर है कि इंपेयरमेंट रिव्यू करो, कंपैरिजन करो। मैं बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं, इंडिकेटर है, इंपेयरमेंट रिव्यू करना है आपने। इंपेयरमेंट चार्ज करने की बात नहीं की जा रही, एसेट की वैल्यू कम करने की बात नहीं कर रहा मैं, इंपेयरमेंट रिव्यू की बात कर रहा हूं। वो बात की बात है कि इंपेयरमेंट रिव्यू करके आपको पता चलता है कि रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो देन द कैरिंग अमाउंट, तो फिर आपने चार्ज करना ही करना है, इंपेयरमेंट चार्ज करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और एसेट की वैल्यू गिरानी है। इंपेयरमेंट रिव्यू का मतलब है कि देखो क्या कैरिंग अमाउंट, कैरिंग क्या कैरिंग वैल्यू जो है वो ग्रेटर है देन द रिकवरेबल अमाउंट या नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस कहते हैं कि आप इंपेयरमेंट रिव्यू करो। सेम द नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी हम लोगों ने एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वैल्यू इन यूज वाला, वहां पे ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो क्या? अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर रिसेंटली कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट्स ने एकदम हाइक ली, पेट्रोल एकदम महंगा हो गया, सेम गोस फॉर क्रूड ऑयल, ऑयल एंड गैस कंपनीज की बहुत ज्यादा सेल्स हुई। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुकी थी, इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर चले गए, लोन्स आपको इतने महंगे मिल रहे हैं, मॉर्गेज रेट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं। सो दिस अगेन इज एन इंडिकेटर कि आपको इंपेयरमेंट रिव्यू करना चाहिए। Then the next one, net assets are above market capitalization. ये बड़े मजे की बात है। What is meant by the word market capitalization? आपने F9 के अंदर ये चीज पढ़ी थी, अगर नहीं भी पढ़ी या गौर नहीं किया तो let me explain it for you. मार्केट कैप का मतलब होता है कि आपके, लेट सपोज यू आर ए लिस्टेड कंपनी, आपके वन शेयर की इस वक्त जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है वो चल रही है $30, और आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1000 शेयर्स। तो मार्केट की आपकी टोटल वैल्यू आपकी कंपनी की कितनी है? आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू द इंडिविजुअल शेयर प्राइस इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आपकी मार्केट की वैल्यू बनती है 30,000। ये होता है मार्केट कैप। ठीक है, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको बोलते हैं। अब दूसरी जगह पे हमें IAS 36 कहता था दैट नेट एसेट्स आर अबव द मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेट एसेट्स क्या होते हैं? आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं, फिर नीचे करंट एसेट्स आते हैं, उसके नीचे इक्विटी आ रही होती है, उसके नीचे आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, फिर करंट लायबिलिटीज होती हैं। F7 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी। ठीक है, नाउ कंसिडर दिस, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स का टोटल फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इसको अपने पास आपने लिख लेना है, टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब के टोटल एसेट्स कितने? नॉन करंट प्लस करंट, एंड टोटल लायबिलिटीज कौन सी है? नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को टोटल करो और उसमें से नेट निकाल लो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर लो, द रिमेनिंग आंसर विल बी नेट एसेट्स। अगर आपके नेट एसेट्स आर अबव द मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप, आपके नेट एसेट्स आर मोर देन द मार्केट कैप, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि जितने भी आपके, लेट सपोज नेट एसेट्स की वैल्यू है मेरे पास 40,000 की, इन्वेस्टर को पता है इस कंपनी को अगर मैं 100% आज खरीद भी लूं तो उसके बावजूद मैं इस कंपनी के टोटल लायबिलिटी सेटल ऑफ करने के बाद भी इन एसेट्स को $40,000 का बेच सकता हूं, मेरे प्रॉफिट होगा $40,000 का लायबिलिटी सेटल करने के बाद भी। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर ये समझ रहा है, अपने माइंड में चीज बना के बैठा हुआ है दैट आपकी मार्केट के अंदर टोटल वैल्यू 30 की है, जबकि आपको इन्वेस्टर ले सकता है 40। आपकी कंपनी खरीद के आपके एसेट्स, नेट एसेट्स वो 40 के ले सकता है, मतलब इक्विटी उसको मिलेगी 40 की, बट स्टिल ही इज बाइंग योर कंपनी फॉर $30,000 मार्केट कैप के ऊपर। मतलब इन्वेस्टर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि वो आपके अंदर इन्वेस्ट करे। अगर वो चाहता तो आपकी शेयर्स की डिमांड हाई होती, शेयर्स की डिमांड हाई होती तो आपकी मार्केट कैप वुड हैव बीन अबव योर नेट एसेट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस केस के अंदर दोबारा से ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि इन्वेस्टर इज नॉन कॉन्फिडेंट इन यू, हेंस यू शुड परफॉर्म एन इंपेयरमेंट रिव्यू। ये तो हो गए हमारे पास एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। these four are the external indicators of impairment review. अब आता है इंटरनल इंडिकेटर्स, यानी कंपनी के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से इंपेयरमेंट रिव्यू करना पड़ जाए। ऑब्सिलेंस और डैमेज ऑफ एसेट, आपके पास एक एसेट पड़ा था, अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो एसेट आप यूज ही नहीं कर सकते, ऑब्सोलीट हो गया वो एसेट।
वो यूज के काबिल ही नहीं रहा। रिमेंबर IS2 की बात नहीं हो रही, ये आपकी मशीन्स, आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपके नॉन करंट टोटल जितने एसेट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे आपका एसेट ऑब्सोलीट हो गया, या फिर आपकी मशीन ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरी, डैमेज हो गई। दिस अगेन इज एन इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट रिव्यू। सेकंड ऑप्शन, is or about to be material reduction in the usage of an asset। इस बात का मतलब ये है कि आपने ये सोच के रखा हुआ है कि आप एसेट को दिन के 40 आवर्स यूज करोगे, मतलब साल के मल्टीप्लाइड बाय 365 आप कर लो, इतने और ये एसेट यूज होगा। मटेरियल यानी मशीन या एसेट की यूजेज इतनी ज्यादा है, बट सडनली ये डिक्रीज आ गया है। आपने 40 का अंदाजा लगाया हुआ था, अब आप 30 यूज कर रहे हो, 30 आवर्स के लिए मशीन को यूज कर रहे हो, या फिर एक्चुअल में ये डिक्रीज आ गया या कल को आने लगा है। वो भी केस है किस चीज का? इम्पेयरमेंट रिव्यू का। द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एसेट्स आर और विल बी लो एक्सपेक्टेड, विल बी लो और एक्सपेक्ट। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि हम लोगों ने IS16 के अंडर एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसेट को रिकॉग्नाइज करने का एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में फाइनल चीज आती थी, इवन IS38 में भी ये चीज आती थी, IS40 का भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यही कहता था, दैट द एसेट विल बी एबल टू प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब आपने जहन में रखा हुआ था कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे $1000 के ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, ये इतने बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करेगा। बेनिफिट्स आ कम रहे हैं, आपने पहले साल में सोचा था 1000 का बेनिफिट देगा, दूसरे साल में 1000 का बेनिफिट देगा, थर्ड ईयर में भी वो हमें, थर्ड ईयर में लेट्स सपोज 500 का बेनिफिट देगा क्योंकि मशीन पुरानी हो चुकी होगी। बट पहले साल उसने 800 का बेनिफिट दिया, दूसरे साल उसने 200 का बेनिफिट दिया, तीसरे साल उसने 100 का बेनिफिट दिया। आप एक्चुअल में इकोनॉमिक बेनिफिट जो सोच रहे थे उससे कम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मशीन प्रोवाइड कर रही है। दिस सिंपली अगेन मींस दैट आपको इम्पेयरमेंट रिव्यू करना चाहिए। दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू। अब यहां तक तो आपको याद करना है, ठीक है। ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड यू हैव टू लर्न देम। अगर कॉन्सेप्चुअलाइज करके याद रख सकते हो, वेल एंड गुड। इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंसेस निकाल के याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। इफ यू कांट then memorize it kindly, and I know obviously इतना सब कुछ memorize करने का टाइम भी नहीं होता, 3 months is not more than enough for memorizing it, so it is better कि आप इसको दीवारों को पढ़ पढ़ के सुनाओ अपना कमरा बंद करके, और अगेन इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो ताकि आपके फिंगर टिप्स पे चीजें बैठी हो कि इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है, इम्पेयरमेंट रिव्यू क्या होता है। वो दो कौन से केसेस है जिसमें इम्पेयरमेंट रिव्यू हर साल करना ही करना है, एनुअली करना ही करना है। IS38 वाला और गुडविल जब आ जाए तो उस केस के अंदर गुडविल के ऊपर भी इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है हर साल। ठीक है, वो अलग बात है कि इम्पेयरमेंट चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, इम्पेयर हो रहा है एसेट या नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। बट आपने रिव्यू करने एक इंडिकेटर का केस और दो केसेस जिसमें हर साल करना। ठीक है, नाउ इफ आई कम फॉरवर्ड्स, तो एज्यूम करें, अब ये हम लोगों ने चीज पहले भी कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। इसकी स्टेटमेंट बनाना आपने सीखनी है, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आपने सीखना है। एज्यूम करें, एज्यूम क्या करना है आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपके पास यहाँ पे या तो इनटेंजिबल एसेट पड़ा हुआ है जिसकी कोई लाइफ नहीं है, आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, या तो आपके पास गुडविल पड़ी हुई है, ठीक है, और या तो आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू है $1000, कैरिंग अमाउंट आपने निकाल के रखी हुई है डिप्रिसिएशन चार्ज करके। ठीक हो क्या? सो हमें IS38 क्या कहता था? IS38 स्टेट्स दैट कंडीशन नंबर 1, if an annual review must be carried out for impairment if an intangible asset exists for which there is an indefinite period of life. दूसरी कंडीशन, if there is a goodwill, अगेन एन एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी परफॉर्म्ड फॉर गुडविल। लेकिन थर्ड केस, एक मशीन के केस के अंदर, इफ देयर इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, देन द मशीन या फिर द एसेट शुड बी चेक फॉर इंपेयरमेंट रिव्यू। ठीक हो गया? अब इस केस में हम लोगों ने तीनों केस में क्या करना था? इम्पेयरमेंट का रिव्यू करना था अगर कोई इंडिकेटर आ जाता है। सो लेट सपोज मैं मशीन उठाता हूँ, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है? इसकी कैरिंग अमाउंट की जगह मैं लिख देता हूँ $1000। IS38 स्टेट्स दैट, इसकी अपनी ट्रांसलेशन में आप कन्वर्ट करें इस फॉर्मूला को, जरा आप किस तरह करेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा है कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है इधर। इसको अपने वर्ड्स में लिखने के सीखे अब आप इसी चीज को। IS38 stated that IS36 impairment of assets states that
when the carrying amount is above the assets recoverable amount, then impairment should be charged. ठीक है, फिर आपने impairment को charge करना है. अब let's suppose मैं कहता हूँ carrying amount मेरे पास 1000 है, रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर आ जाए. रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? अभी तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी. रिकवरेबल अमाउंट के बारे में IAS 36 क्या कहता है? IAS 36 कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर ऑफ टू थिंग्स. याद है आपको, आपने F7 के अंदर IAS 2 पढ़ा था इन्वेंट्रीज, और वो कहता था कि NRV या फिर जो आपके पास कॉस्ट है जो ग्रेटर है उसके ऊपर आपकी क्या रिकॉर्ड होगी? इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी. यहां पे एज्यूम कर लें कॉस्ट क्या है? कैरिंग वैल्यू है एसेट की IAS 36 के अंदर. ठीक है, क्योंकि वो उसकी कैरिंग अमाउंट है. दूसरी जगह पे हमने पढ़ा था NRV, ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज है रिकवरेबल अमाउंट की. रिकवरेबल अमाउंट इज द ग्रेटर ऑफ टू थिंग्स. किन किन चीजों का? वैल्यू इन यूज एंड दूसरी चीज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. रिकवरेबल अमाउंट एज्यूम करें मेरे पास वैल्यू इन यूज. अब ये वैल्यू इन यूज क्या है? वी विल डिस्कस अबाउट इट. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है? इसके बारे में पढ़ते हैं. लेकिन एज्यूम करें मेरे पास वैल्यू इन यूज आ रही है 900 की और मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है 800 की. अब रिकवरेबल अमाउंट कौन सी वैल्यू होती है? द ग्रेटर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. मेरे पास ग्रेटर ऑफ इन दोनों में से क्या है? 900 है. मतलब रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी? मेरे पास 900 की हो गई. अब मैं कंपेयर करूंगा बिटवीन व्हाट? बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट. अब अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट मेरी कैरिंग अमाउंट से नीचे आती है तो तब मैं इंपेयरमेंट चार्ज करूंगा. यहां पे वैल्यू इन यूज क्योंकि ग्रेटर थी, मैंने उसको उठाया, रिकवरेबल अमाउंट बनाया. इस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया विद द एसेट्स कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट. मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 1000, मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 900 की. मतलब के मेरे पास recoverable amount is below the carrying value, या फिर in other words carrying value is greater than recoverable amounts by how much dollars? $100. तो ये वो $100 है जो कि इम्पेयरमेंट की वैल्यू होगी. अब मैं अपने एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्रेडिट करूंगा इस एसेट को, इस मशीन को बाय $100, यानी कि इस एसेट की न्यू वैल्यू आ जाएगी कितनी? $100 की. और दूसरी जगह पे मैं इस जो मैंने $100 इंपेयरमेंट चार्ज की है अपने एसेट को, अपने एसेट की वैल्यू कम की है, दूसरा उसका डेबिट भी तो करना है, डेबिट एंट्री पूरी करनी है. तो ये कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाय $100. सेम अमाउंट. ठीक है, जितने की इंपेयरमेंट चार्ज की, एक जगह पे वो प्रॉफिट एंड लॉस में गई और दूसरी जगह पे वो एसेट में गई. OCI में नहीं जाएगी. OCI का केस डिफरेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक हो गया? ये कहता है हमें क्या? IAS 36. अब IAS 36 कहता था कि रिकवरेबल अमाउंट इज द ग्रेटर ऑफ वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. पहले हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट को सेल पढ़ते हैं क्योंकि दिस इज मच मच इजियर टू अंडरस्टैंड देन वैल्यू इन यूज. हालांकि वैल्यू इन यूज भी इजी है. देखिए ये क्या होता है. फेयर वैल्यू इन्वेंट्री के बारे में जरा याद करें. इन्वेंट्री को आप कैसे कैलकुलेट करते थे? NRV कैसे कैलकुलेट करते थे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे? मार्केट के अंदर इस वक्त वैल्यू क्या चल रही है इन्वेंट्री की? लेस द कॉस्ट टू सेल. कॉस्ट टू सेल. ठीक है, आपके पास आ जाती थी NRV. सेम केस है आपके पास एसेट का. इस वक्त एसेट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है मार्केट के अंदर, ये चीज एनालाइज की और इसमें से लेस कर दिया. अगर आप इस एसेट को बेचते हो तो बेचने पे कॉस्ट कितनी आएगी? बेचने पे लेट सपोज आप जिस एजेंट के थ्रू आप बेच रहे हो वो 1% ऑफ द फी चार्ज कर रहे हैं. अच्छा, एट द सेम टाइम जिस जगह पे बेच रहे हो वो लोग कोई फीस चार्ज कर रहे हैं. किसी गाड़ी पे रख के आपको अपने कस्टमर तक वो मशीन पहुंचानी पड़ेगी तो वो गाड़ी वाला आपसे $500 ले लेगा. तो दैट इज ऑल्सो द कॉस्ट टू सेल. तो ये आपकी निकलती है कॉस्ट टू सेल. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब मार्केट के अंदर की फेयर वैल्यू उठाई जैसे आप रिवैल्यूएशन के केस में उठाते थे और दूसरी जगह से उससे निकाल दिया कॉस्ट टू सेल. आपके पास बन गई फेयर वैल्यू. और दूसरी जगह पे आता है वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन यूज निकालना बहुत आसान है. F9 के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू. टोटल आप उठाते थे कैश फ्लोस हर साल की. किस तरह से उठाते थे? ईयर 1 के अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो रिसीव होगा, ईयर 2 में होगा, इसी तरह ईयर 3 में होगा. मैं यहाँ पे लिख देता था कि ईयर 1 में आएगा $100, ईयर 2 में आएगा $200, ईयर 3 में आएगा $400 मेरे पास कैश फ्लो. और इसको मैं डिस्काउंट कर देता था अपॉन द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ अ परसेंटेज गिवन. 10% का डिस्काउंट फैक्टर उठाता था. सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस. 3 सालों का डिस्काउंट फैक्टर और मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता था हर एक कैश फ्लो की. और यहाँ पे फिर मेरे पास नीचे टोटल कर लेता था तो मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल आती थी यहाँ पे इन तीनों का टोटल करके. सेम केस है आपके पास वैल्यू इन यूज का. आपको अपने एसेट से एक्सपेक्टेड कल को कितना कैश फ्लो मिलेगा
present value of the expected cash flows from that asset even including disposal proceeds at the end of its useful life। मतलब आपको इस एसेट को यूज करके इस एसेट की वजह से कल को कितना कैश फ्लो आपकी कंपनी की तरफ आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसेट, उन सबको उठाओ, उन ईयर्स के ऊपर उसको डिस्काउंट करो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इवन इंक्लूडिंग डिस्पोजल प्रोसीड्स। इस लाइन की डेफिनेशन क्या है याद है? IAS 16 में आपने पढ़ा था रेजिडुअल वैल्यू, मैंने आपको पढ़ाया था रेजिडुअल वैल्यू के बारे में। ये रेजिडुअल वैल्यू क्या होती थी? अगर मैं एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद उसको स्क्रैप में बेचूंगा या फिर कहीं भी उसको बेचूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो पैसे भी इन कैश फ्लोज के अंदर आपने इंक्लूड करने हैं और फिर उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके उसको डिस्काउंट करने, प्रेजेंट वैल्यू पे लाने, जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू इन यूज। दिस इज द रिकवरेबल अमाउंट। अब इन दोनों में से आपने वैल्यू इन यूज निकाली, सारे के सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया बेस्ड अपॉन द डिस्काउंट फैक्टर या फिर जो इंटरेस्ट रेट आप यूज कर रहे हो डिस्काउंट करने के लिए 10%, 20%, 30% या 5% जो भी यूज करे उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर पे डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आपके पास 900 आया। दूसरी जगह पे आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट किया, वो 800 आया। तो आपने इन दोनों में से ग्रेटर ऑफ लेके रिकवरेबल अमाउंट बना दिया उसको, और फिर रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया किसके साथ? कैरिंग वैल्यू के साथ। और अगर वो बिलो द कैरिंग वैल्यू है तो आपने इंपेयरमेंट चार्ज कर दी। वही सारी बात जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये सारा करना बहुत इजी होता है कंपनी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा काम अकाउंटेंट बैठ के किधर कर रहा होगा हर रोज कंपनी के अंदर या हर साल के आखिर में, वो बेचारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा या फिर ये काम कर रहा होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने आपको कहा कि हर एक एसेट के लिए आपने ये चीज इंपेयरमेंट टेस्ट करनी है, इस तरह से कैलकुलेट करना है? नहीं। IAS 36 इस सारे मामले को बहुत ईजी बना देता है दो तरीके से। एक IAS 36 कहते हैं कि अगर तो इंटेंजिबल एसेट है जिसकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, सिर्फ उसको करो ना। हर एसेट के लिए तो आपने ये कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल एसेट को आपस में रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर तो नहीं करना। अच्छा, दूसरे केस में अगर गुडविल है तो सिर्फ उसको करो, गुडविल की कैरिंग अमाउंट और उसकी रिकवरेबल अमाउंट उठाओ। अच्छा, बहुत मुश्किल है। चलो IAS 36 एक और मुश्किल, एक और आसान चीज आपको बताते हैं। IAS 36 कहते हैं कि यार ये वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना आई अंडरस्टैंड वेरी डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है। देखिए अगर मैं यहां पे इस चीज को भी पुट करूं, मैंने कहा कि अगर द कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट तो फिर आपने चार्ज करनी है इंपेयरमेंट, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती थी? रिकवरेबल अमाउंट इज द ग्रेटर ऑफ व्हाट टू थिंग्स, वैल्यू इन यूज एंड दूसरी चीज क्या थी यहां पे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये था फॉर्मूला, ठीक है, इंपेयरमेंट चार्ज करने का। अब आप बोलोगे कि सर ये तो रेडीली मार्केट में हमें अवेलेबल होगा, मैंने एक दो बंदों को कॉल करनी है, मार्केट की वैल्यू मुझे पता चलेगी, मुझे ये भी पता चल जाएगा कॉस्ट टू सेल कितनी होगी, तो मैं बड़ी आसानी से ये चीज तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर बैठे हुए अकाउंटेंट्स ये चीज तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मसला ये है कि हम लोग बैठ के अंदाजा लगाएं कि कल को कितना कैश फ्लो हर साल हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस मशीन। इसके साथ साथ हमें एट द सेम टाइम कौन सा डिस्काउंट फैक्टर यूज करना चाहिए, कितने सालों तक हमें ये कैश फ्लो मिलेगा, कि जितनी लाइफ ऑब्वियसली उतने अरसे तक सिर्फ एसेट देगा हमें कैश फ्लोज, ठीक है। सो ये बड़ा मुश्किल काम है वैल्यू इन यूज निकालना, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना और फिर उसको उसको कंपेयर करना विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने आपको एक चीज अभी बताई, अगर तो इंटेंजिबल एसेट है आपका, उसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, तो ठीक है उसको इंपेयरमेंट टेस्ट करो उसकी। दूसरा केस आपको बताया गुडविल का केस। तीसरा केस कौन सा था? इंडिकेटर है तो सिर्फ उस केस में करना है। वो एसेट्स जो कि इंटेंजिबल वाले केस में भी नहीं फॉल करते, गुडविल वाले केस में भी नहीं फॉल करते, वो एसेट्स किस में होंगे? इंडिकेटर की बेसिस पे होंगे। अगर इंडिकेटर नहीं है तो फिर क्या जरूरत है आपको करने की टेस्ट? फिर तो इंपेयरमेंट टेस्ट, इंपेयरमेंट रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो आपके पास है इंपेयरमेंट रिव्यू करना चाह रहे हो तो पहले देखो इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का इंटरनल या एक्सटर्नल या फिर नहीं है। एक मुश्किल तो आपकी यहां पे आसान होगी कि अक्सर तो इंडिकेटर ही नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंडिकेटर है या फिर इंटेंजिबल एसेट है जिसकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है या फिर गुडविल तो हर एक बिजनेस में ऑलमोस्ट होती है, तो सर अब आप बताएं कि अब तो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना हमें। मैं आपको IAS 36 की एक और मजे की बात बताता हूँ। IAS 36 एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। IAS 36 कहते हैं कि पहले आप प्रायोरिटाइज करो किस चीज को कैलकुलेट करना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को, क्योंकि ये इजी है कैलकुलेट करना। लेट सपोज अगेन कैरिंग वैल्यू मेरे पास 1000 थी और मेरे पास जो यहाँ पे कलर चेंज करने थे एक सेकंड, कैरिंग वैल्यू मेरे पास एक एसेट की 1000 थी। IAS 36 कहता था कि प्रायोरिटाइजेशन किसको देनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को। पहले आप ये कैलकुलेट करो। लेट सपोज मैंने इसको कैलकुलेट किया और मेरे पास ये आई 900 की। अब नहीं, बल्कि इसको ज्यादा करते, मेरे पास ये आई
1100 की, ठीक है। मतलब कि मेरी, अगर मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को ही अपनी रिकवरेबल अमाउंट अभी बना लेता हूं, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, मैं कहता हूं मेरी रिकवरेबल अमाउंट 1100 ही है, मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही चल रहा हूं, तो IAS 36 कहता है कि इस केस में तो आपको इंपेयरमेंट नहीं चार्ज करनी पड़ेगी ना। पहले आप कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट किसको उठाओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को उठाओ। अगर तो यहां पे इसकी वैल्यू 900 आ जाती है या कैरिंग अमाउंट से नीचे आ जाती है इसकी वैल्यू, इधर इस केस में, पहले केस में आपने ये कैलकुलेट किया और रिकवरेबल अमाउंट आपकी कैरिंग वैल्यू से नीचे बन रही है यूजिंग जस्ट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस केस के अंदर आपने क्या करना है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट करना है वैल्यू इन यूज को। वरना अगर तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट करते हो फर्स्ट स्टेप के ऊपर और आपकी जो इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट बनती है इसको यूज करके वही आपकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा बनती है, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझें जरा, मैं क्या कह रहा हूं, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को आपस में कंपेयर करना होता है। IAS 36 कहता है कि पहले आप इसको कैलकुलेट करो, अगर इसी की वैल्यू आपकी एसेट की वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा आ जाती है तो फिर आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप बोल दो कि एसेट विल नॉट बी इंपेयर्ड, ठीक है। अगर तो लेट सपोज ये 1000 से नीचे 999 भी आ जाती है, फिर आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत है, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, लेट सपोज ये 600 आया, फिर इन दोनों में से आप ग्रेटर ऑफ उठाओगे, उसको अपनी रिकवरेबल अमाउंट बनाओगे और कंपेयर करोगे कैरिंग वैल्यू के साथ। अगर आपका इसी का आंसर इज ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू, तो फिर आपने उसको क्या नहीं करना, ये कैलकुलेट नहीं करना और बोल देना है दैट मेरा एसेट इंपेयर्ड ही नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीजन है, अगर तक अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेट सपोज मेरी कैरिंग वैल्यू 1000 है, यहां पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसको, जब मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट को सेल को ही देखा तो मेरे पास 1100 आ गई, वो माय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 1100। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इसको रिकवरेबल अमाउंट बनाऊं या फिर लेट सपोज आप कहते हो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करूं वो 900 आ जाए, मैं रिकवरेबल अमाउंट क्या उठाऊंगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन दीज टू, राइट। तो ग्रेटर तो मेरे पास 1100 है, तो मैंने इसको क्यों कैलकुलेट किया, फिर मुझे पता था ग्रेटर ये आ चुके हैं। अगर बहुत वर्स के सिनेरियो भी हुआ तो चलो वैल्यू इन यूज की जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो इससे नीचे आ जाएगी, फिर भी तो मैंने ग्रेटर ऑफ इसको उठाना है, तो मुझे तो फिर भी इंपेयरमेंट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आपकी इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाती है फिर आपने इंपेयरमेंट चार्ज नहीं करनी, फिर आपको इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसलिए प्रायोरिटाइजेशन किसको रखना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस कौन से यहाँ पे आए देखें, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट कर, सॉरी वैल्यू इन यूज में कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, रीजनेबल अजम्पशंस यूज करनी है फोरकास्टिंग के लिए। ऑब्वियसली आप अपने कैश फ्लोज को फोरकास्ट करो, ईयर 1 में कितना कैश फ्लो आएगा, ईयर 2 में इस एसेट की वजह से कितना कैश फ्लो आएगा, रीजनेबल अजम्पशंस यूज करो, अनरीजनेबली मत सोचो कि यार, ये मत बोलो कि लेट सपोज एसेट की वैल्यू ही 1 मिलियन, आप कह रहे हो 1 बिलियन का कैश आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू, इट इज नॉट पॉसिबल, रीजनेबल तरीके से कैलकुलेट करो। दूसरी चीज, कैश फ्लो शुड रिलेट टू एसेट्स करंट कंडीशन एंड एक्सक्लूड एक्सपेंस टू इंप्रूव और एनहांस द एसेट, मतलब कि आपका एसेट अगर आज जिस कंडीशन में है तो इसी कंडीशन में सोचो कि कल को आपको कितना कैश फ्लो देगा, ये मत सोचो कि मैं 10 साल बाद इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इसकी लाइफ को बढ़ा लूंगा ये मुझे और कैश फ्लो देगा, वो चीजें एज एन एक्सपेंस भी आपने कैश फ्लो में भी नहीं शो करनी और उसकी वजह से जो आपकी अमाउंट इंक्रीज आएगी वो भी नहीं शो करनी। assumptions डालना, तो मैनेजमेंट ये भी तो कर सकती है वैल्यू इन यूज बढ़ाने के लिए, बोले कि ओ 2 साल के बाद तो मैंने इस कंपनी के ऊपर, इस एसेट के ऊपर मैंने $1 मिलियन लगाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ये एसेट इनहैंस हो जाएगी इसकी लाइफ और ये मुझे ज्यादा रिटर्न देगा और कैश फ्लो बढ़ा ले कंपनी अपनी और उसको जिस मर्जी डिस्काउंटिंग फैक्टर पे करे तो वैल्यू इन यूज तो ज्यादा आएगी क्योंकि कैश फ्लो बढ़ चुका है। सो इस केस के अंदर आपने करंट कंडीशन यूज करते हुए एसेट की, जो एसेट की इस वक्त की कंडीशन है, अगर वो डैमेज है तो डैमेज कंडीशन में क्या आपको देगा, आपको रिटर्न्स कैश फ्लो कल को कितने देगा, अगर वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है तो बस करंट कंडीशन आपने याद रखना। The asset's current condition must be used to determine the future cash flows. Any expense to enhance or improve the asset should be ignored. और उसकी वजह से increase in the future cash flows should also be ignored. ठीक है। The next one, in excess of 5 years, a zero or declining growth rate should be used. F9 के अंदर आपने पढ़ा कि आपकी कैश फ्लो को अक्सर आप ग्रोथ रेट के साथ भी क्या करते हो, फोरकास्ट कर रहे होते हो। अगर तो 5 साल तक आपके एसेट की लाइफ है तो मतलब 5 साल तक वो आपको कैश देगा, आपको डिस्काउंटिंग भी किधर करनी है, 5 इयर्स तक करनी है,
ठीक है, समझे इस चीज को। ईयर 5 तक मैक्सिमम आप जाओगे, F9 में आपने ईयर्स बनाना सीखे थे, ईयर 5 तक आप जा रहे होगे। लेट सपोज कंपनी कहती है छठे साल भी हमें कैश फ्लो आएगा, सातवें साल भी आएगा, आठवें साल भी आएगा, 9th ईयर में भी आएगा, 10th में भी आएगी, वट एवर द केस इज। 5 ईयर्स के बाद जो भी कैश फ्लो होगी, या तो उसको आपने ग्रो नहीं करना, मतलब ईयर 5 में लेट सपोज आपने कैश रेट दिखाया 1000 का, अब ईयर 6 में अगर आपको लगता है 2000 पे भी जाएगा, आप 1000 ही दिखाओगे, जीरो ग्रोथ रेट के साथ चलना है। ईयर 7 में भी ये 1000 होगा। और दूसरा केस क्या है, या तो डिक्लाइन करते रहो कैश को, फ्लो को, और या तो फिर उसको जीरो पे ग्रोथ दिखाओ, उसकी ग्रोथ नहीं दिखानी। ये नहीं दिखाना कि 1000 से 1001 पे जा रहा है, 1002 पे जा रहा है ईयर 6-7 में, नो। आपने दिखाना है या तो कैश फ्लो डिक्रीज करके दिखाओ, ठीक है भाई, IAS 36 को मसला नहीं है, और या तो फिर कोई ग्रोथ रेट ना दिखाओ, IAS 36 को मसला नहीं है। ठीक हो क्या? द लास्ट केस, सेकंड लास्ट, assess reasonableness of cash flows by comparing with actual results. Let's suppose आपने एक साल में वैल्यू इन यूज मशीन की कैलकुलेट की, वो आपके पास 900 आई। ऑब्वियसली इसके अंदर आपने कैश फ्लोज को क्या किया होगा, फोरकास्ट किया होगा कि ईयर 1 में मेरे पास कैश फ्लोज आएंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ ईयर 1 में कंपनी ने बोला था कि हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे 100 के, ईयर 2 में कंपनी ने कहा था कि हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे 200 के। इसी चीज को, इसी एजम्पशन की बेसिस के ऊपर जो चल के उन्होंने कैश फ्लो को फोरकास्ट किया था, ठीक है, और उसको फिर डिस्काउंट किया। अब आप मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने एक्चुअल और ये जो आपने assumptions डाली थी ना कि $100 का आपके पास कैश फ्लो आएगा ईयर 1 के अंदर, तो अब लेट सपोज अभी आप बैठे हुए 2020 में, 2021 के लिए आपने बोला था ये मशीन हमें $100 का कैश फ्लो देगी। अब जब 2021 पूरा गुजर गया तो उस मशीन की एक्चुअल कैश फ्लो को तो देखो। लेट सपोज उसने एक्चुअल में कितना दिया हुआ है आपको, 59 की कैश फ्लो दी हुई है सिर्फ पहले साल में, तो आपकी तो assumption गलत है। तो फिर अपनी अगले आने वाली कैश फ्लोज को भी कम करो, दोबारा से डिस्काउंट करो, और दोबारा से उसकी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर तो आपका जो assumptions थी प्लस आपने उसको कंपेयर किया विद द एक्चुअल रिजल्ट्स वो सेम आ रही हैं, वेल एंड गुड, लेट इट गो। ठीक है, उससे ज्यादा आ रही है, वेल एंड गुड, लेट इट गो। इंक्रीज नहीं करना। अगर लेट सपोज मैंने अज्यूम किया था $100 आएगी, मेरे पास ईयर 1 में $200 की एक्चुअल कैश फ्लो आएगी, इस इंक्रीज की वजह से ये नहीं करना कि वैल्यू इन यूज दोबारा कैलकुलेट करो, ईयर 2 की अब आप 400 कर दो, क्योंकि आप बोलोगे पिछले साल भी तो 100% से ज्यादा है, तो अगले साल भी 100% से ज्यादा आएगा। नो, डिक्रीज के केस में आपको दोबारा से बनानी है, इंक्रीज या सेम अमाउंट की केस में आपको कुछ नहीं करना उसके साथ। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, इट डिस्काउंट रेट शुड रिप्रेजेंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस बात का सिंपल मतलब ये, जो आपके कंट्री के अंदर आपकी कंपनी से लिंक्ड जो डिस्काउंट रेट है, जो कि यहाँ पे IAS 36 में आपको कैलकुलेट करना नहीं आना चाहिए, ना ही आपके SBR का सिलेबस है ये। AFM में आप सीखोगे कि डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कैसे होता है। F9 में तो आपको डिस्काउंट रेट दिया जाता था ना, आप वहां सीखोगे कि डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कैसे होता है। भाई वो डिस्काउंट रेट यूज करो जो कि आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करता हो। लेट सपोज कंट्री में इन्फ्लेशन रेट है 10% का, आप डिस्काउंट रेट यूज करो 2% का। कंट्री में इंटरेस्ट रेट है 5% का, आप डिस्काउंट रेट यूज करो 0.5% का, गलत कर रहे हो। आपकी कंपनी के साथ लिंक्ड जो डिस्काउंट रेट है वो होना चाहिए 20%, आप यूज कर रहे हो मशीन को डिस्काउंट करने के लिए 5% का डिस्काउंट रेट, गलत कर रहे हो। वो डिस्काउंट रेट यूज करो जो कि हर एक सिनेरियो में फिट होता हो। ठीक है, दिस इज व्हाट IAS 36 इज, और ये इसकी कैलकुलेशन आपके SBR में नहीं है। अगर क्वेश्चन इतना सिवियर किस्म का आ भी गया, जो कि इतना मुश्किल हुआ, जिसने आपको बोला वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करके दो, और फिर उसकी अगेंस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंपेयर करो, वो कैलकुलेट करके दोनों को आपस में ग्रेटर ऑफ उठा के रिकवरेबल अमाउंट बनाओ, रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग वैल्यू से कैलकुलेट कंपेयर करो, और इंपेयरमेंट चार्ज करो, तो फिर तो वर्स्ट केस सिनेरियो ना ये वाला। इतना मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता एग्जाम के। सो इफ आई कम फॉरवर्ड्स, यहाँ पे आपके पास ये सारी की सारी बातें IAS 36 आपको स्टेट करता है। अब इन चीजों को आपने एक तो कैलकुलेशन बेसिस पे याद रखना, दूसरा चीज, इस चीज को आपने स्टेटमेंट बनाना सीखना है अपने वर्ड्स में। जैसे कि अब कैरिंग अमाउंट के इफ इट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो पेपर में मैं लिखूंगा दैट IAS 36 states that if the carrying amount of an asset is greater than the recoverable amount of the same asset, then impairment should be charged. Recoverable amount is the greater of value in use and fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell is calculated by determining the market value of this asset and deducting the total cost that would be incurred if the asset is sold. That is fair value less cost to sell. Value in use is calculated how? According to IAS 36, value in use is calculated by discounting the future cash flows generated from that asset, from that specific asset, including its disposal proceeds at the end of its useful life upon the discount factor, uh, and calculating its present value. That is the value in use according to IAS 36। इसको अपनी स्टेटमेंट में इस तरह से लिखना है। और IAS 36 क्या क्या कहता है रिगार्डिंग
दिस वैल्यू इन यूज, वो ये बातें हैं। ठीक है, ये आपको अपने वर्ड्स में लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज आप याद करोगे तो अपने वर्ड्स में खुद ही लिख पाओगे, फॉर्मूलाज समझोगे अपने वर्ड्स में खुद ही लिख पाओगे। ठीक है, अब नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, रिमेंबर इट इज अ रिडक्शन इन एसेट्स वैल्यू, सो द क्रेडिट विल ऑलवेज बी द एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू गिराओगे आप क्रेडिट करके हमेशा इंपेयरमेंट करने के बाद। दूसरी बात है, इट इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि आप इंपेयरमेंट की वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करोगे अनलेस, अब यहां पे आके मैंने आपको ऊपर भी बताया था ओसीआई का एक केस मौजूद है आईएस 36 में। अगर वो केस हो तो पहले आप ओसीआई में इंपेयरमेंट लॉस को लेके जाते हो, इंपेयरमेंट एक्सपेंस को लेके जाते हो। वो कौन सा केस है? लेट सपोज मेरे पास एक एसेट था, मशीन थी या जो भी था, उसकी वैल्यू पहले $100 थी। एक वक्त आया जब मैंने उसकी मार्केट रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चलता था उस मशीन को, उस पूरे क्लास ऑफ एसेट्स को, उस मशीन को मैंने रीवैल्यू किया, वो 120 पे गई, यानी कि मैंने अपने पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अब मशीन रखी थी 120 पे, उसको ऐसे डिप्रिशिएट करता था, अब 120 पे करता था। और दूसरी जगह पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जो ओसीआई आता था, वहां पे मैंने $20 का गेन रिकॉर्ड करके रखा था, यानी इसको क्रेडिट कर दिया था ओसीआई को। ठीक है, अब जब मैं ऊपर जाऊंगा वापस, तो ये कहता है अनलेस देयर वाज अ रिवैल्यूएशन गेन इन ओसीआई अगेंस्ट दैट एसेट, फर्स्ट यूटिलाइज दैट गेन देन चार्ज रिमेनिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्या याद है आईएस 36 के अंदर अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ जाता था तो आप क्या करते थे? सब्सिक्वेंट गेन के बाद सब्सिक्वेंटली अगर लॉस आता था, अगर आपके पास रिवैल्यूएशन गेन पड़ा होता था, तो आईएस 16 के अंदर अगर कोई लॉस होता था, लेट सपोज 40 का लॉस आया, तो 20 का लॉस आप ओसीआई में लेके जाओगे जितने का पहले गेन पड़ा हुआ है, रिमेनिंग लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में उठा के ले जाओगे। ठीक है, और अगर कोई गेन पहले नहीं पड़ा हुआ था, तो डायरेक्ट पूरा का पूरा लॉस किधर जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। सेम केस इज फॉर इंपेयरमेंट एक्सपेंस। अगर आपके पास इससे पहले ओसीआई में कोई रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एसेट, किसी और एसेट के अगेंस्ट नहीं करना, जिस एसेट को इंपेयर कर रहे हो उसी एसेट के अगेंस्ट अगर आपके पास गेन पड़ा हुआ है, ठीक है, उसी एसेट के अगेंस्ट गेन पड़ा हुआ है, तो पहले उस गेन को आप क्या करो? एडजस्ट करो, जस्ट लाइक द रिवैल्यूएशन लॉस। मतलब कि अगर लेट सपोज यहां पे एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, और आखिरी पॉइंट क्या है? डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज यूजुअल ऑन द रिमेनिंग वैल्यू। ये तो आसान सा वो है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। एज्यूम करें मेरे पास एक एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 100, ठीक है, और मेरे फॉर्मूला क्या कहता है? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट वाज द ग्रेटर ऑफ दो चीजों का, वैल्यू इन यूज थी मेरे पास इस एसेट की 900 की, और मेरे पास इस एसेट की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल था, दिस वाज एट कॉस्ट टू सेल, दिस वाज एट लेट्स सपोज $800। अब रिकवरेबल अमाउंट पहले कैलकुलेट करनी है, इट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहाँ पे हायर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है? ये वाला। तो मतलब मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई 900 की। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बनाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इधर बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग ओसीआई। इसी एसेट के अगेंस्ट जिसकी आज कैरिंग वैल्यू $1000 है, कई सालों पहले या कुछ अरसे पहले मैंने इसके अगेंस्ट एक गेन रिकॉर्ड किया था, एंड वो गेन था रिवैल्यूएशन गेन था, और वो गेन था लेट सपोज $50 का। ठीक हो गया? ये एसेट इस वक्त मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में $1000 का पड़ा है, और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी डिप्रिसिएशन लेके जाता हूँ, एडजस्ट करता हूँ पहले इस गेन के अगेंस्ट अपनी डिप्रिसिएशन को, रिमेनिंग गेन ये वाला पड़ा हुआ है। अब मेरे पास इसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट निकली है 900 की, मेरे पास उसकी कैरिंग वैल्यू पड़ी हुई है $1000 की। कितने की इंपेयरमेंट होनी चाहिए? कैरिंग अमाउंट कितने से ज्यादा है फ्रॉम द रिकवरेबल अमाउंट? $100 से ज्यादा है, मतलब कि $100 की मुझे इंपेयरमेंट चार्ज करनी चाहिए। दिस इज द इंपेयरमेंट। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट की वैल्यू 100 से डिक्रीज करूंगा। डबल एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट करूंगा मैं अपने पास इसी एसेट को बाय $100। ठीक है, मतलब कि मैंने $100 यहां से माइनस कर दिया, मेरे पास ये बच गया एसेट 900 का, ओरिजिनल अपनी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर उठ के आ गया वो। ठीक है, कैरिंग अमाउंट से हट के रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर आ गया। इस एसेट को आज के बाद मैं कितने पे लेके जाऊंगा? डेप्रिशिएट करूंगा 900 पे, डेप्रिशिएट करूंगा, रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चलता हूं, कॉस्ट मॉडल पे लेके चलता हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस पे लेके चलता हूं, या फिर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। रिमेनिंग लाइफ पे मैं इसको क्या करूंगा? 900 पे आज के बाद डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, पहली चीज आपने समझ ली। दूसरी चीज,
अब मेरे पास मैंने आपको बताया कि इसी एसेट के अगेंस्ट पहले ओसीआई के अंदर $50 का गेन पड़ा हुआ है, यानी कि इसको मैंने किसी ज़माने पहले क्रेडिट करके गेन रिकॉर्ड किया हुआ था। पहले तो मैं अपने जो इम्पेयरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने लगा था ना $100 की, उसमें से इम्पेयरमेंट उतनी उठा के ओसीआई में लेके जाऊँगा जितने का रिवैल्यूएशन गेन पड़ा हुआ है मेरे पास। यहाँ पे कितने का गेन है? 50 का है। तो मैं डेबिट करूँगा अपने पास ओसीआई को, एडजस्ट करूँगा अगेंस्ट द प्रीवियस गेन। कितने कितने का गेन पड़ा है? $50 का। सिर्फ वही अमाउंट उठ के जाएगी ओसीआई के अंदर जितने का गेन पड़ा हुआ है, वो चला गया ओसीआई में, यानी कि मैंने इसको डेबिट किया। डेबिट करके मैंने यहाँ पे ओसीआई के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, कितने का? 50 का। जीरो, ये जीरो रह गया मेरे पास। अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। रिमेनिंग कितना मेरे पास एक्सपेंस रह जाता है इसमें? रिमेनिंग रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 50 का, क्योंकि 50 में ओसीआई में ले गया हूं। अब रिमेनिंग 50 जो 100 में से रह जाता है वो मैं चार्ज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डेबिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन एक्सपेंस $50 को। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कहीं जाके शो हो रहा होगा इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, कितने का? $50 का शो हो रहा होगा। ठीक हो गया? दिस इज द वे टू रिकॉर्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस। अगर तो ओसीआई के अंदर पिछला प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन आपके पास पड़ा है सिर्फ उसी एसेट का। याद रखना, IAS 16 के अंडर भी मैं आपको ये चीज याद करा रहा हूं, और आज मैं IAS 36 के अंडर भी आपको ये चीज याद करा रहा हूं। जब एक एसेट के रिवैल्यूएशन लॉस आपने किसी गेन के साथ एडजस्ट करना होता है ओसीआई वाले के साथ, तो IAS 16 एंड IAS 36 ये बात कहते हैं कि उसी एसेट के प्रीवियसली रिकॉर्डेड गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, किसी और एसेट के गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते आप। लेट सपोज आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक किसी और मशीन नंबर 2 का गेन पड़ा हुआ था $50 का। अब मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि किसी और मशीन, किसी और एसेट का गेन पड़ा हुआ है। अगर तो इस मशीन का पड़ा हुआ होता तो मैं उसके साथ करता। अब ये $100 अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता या फिर इंपेयरमेंट लॉस होता, ये किधर उठ के जाता? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, क्योंकि इस मशीन के अगेंस्ट मेरे पास कोई गेन नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट एंड डिस्क्राइब योर आंसर्स। अब पेपर के अंदर क्या होगा? पेपर के अंदर लेट सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, तो सबसे पहले आप IAS 36 को बताते, आप लिखना शुरू करते। आप कहते IAS 36 states that if the carrying amount of an asset is above its recoverable amount, then an impairment should be charged according to IAS 36। ठीक है, अब आप कहते, अब आप ये एक्सप्लेन करना शुरू करते। आप कहते the value in use calculated as stated in the scenario is $900, whereas the fair value less cost to sell is 800। IAS 36 states that recoverable amount is the greater of value in use and fair value less cost to sell. Hence, according to the question, according to the scenario, the higher value is value in use of $900, hence this assets recoverable amount will be $900। अब आप आगे स्टेट करते that ये asset compare करने लगो with the carrying amount। अब आप कहते that according to IAS 36, the carrying value of this asset is $1,000, whereas the recoverable amount that was the value in use is $900, which is below the carrying amount by $100। Hence, an impairment of $100 should be recorded। अब आगे आप इसको रिकॉर्ड करने पे आते। Hence, the value of the asset within statement of financial position will be reduced by $100 and the remaining $900 will be depreciated upon its useful life, या फिर जो भी मेथड आप पहले यूज कर रहे थे उसके ऊपर आप ये चीज स्टेट करते। फिर आप बताते that अब previously according to IAS 36, if there is previously an impairment, sorry, a revaluation gain recorded in the OCI, first the impairment loss will be adjusted against that gain within the OCI as per IAS 36। As previously a gain of $50 was there within the OCI, revaluation gains was present, hence first out of the $100 of impairment, $50 will be charged to OCI to adjust against the previous gain recorded during the revaluation, and the remaining $50 from the impairment loss will be recorded directly within profit or loss। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का तरीका है। रिमेंबर, एसबीआर के अंदर कैलकुलेशंस करोगे, लेकिन वो कैलकुलेशन एग्जामिनर के लिए नहीं, अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए करोगे। सारा का सारा आंसर आपने बाय वर्ड वहां पे एक्सप्लेन करना होगा यूजिंग द वर्डिंग ऑफ IAS 36, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवर्स करें और दोबारा से मेरी इस एक्सप्लेनेशन को सुने जो मैंने आपको बताई। ठीक है, सो और अगर अगेन कोई क्वेश्चन हो तो यस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल अपॉन द व्हाट्सएप। आप मेरे से पूछें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को टाइम बाय टाइम रिप्लाई करता हूँ। ए सर, एज सून एज आई एम अवेलेबल। अब अगर मैं आगे आ जाऊं,
तो यहाँ पे वही बात जो हम लोगों ने पढ़ी अभी सारी की सारी। नेक्स्ट इज नाउ, अब आ जाती है वो चीज जो मुश्किल है थोड़ी अंडर IAS 36, ये भी IAS 36 का हिस्सा है, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मैंने आपको ऊपर सबसे ये चीज पढ़ाई थी और मैंने आपको बोला था इस चीज को भी इग्नोर करें। इम्पेयरमेंट इज द रिडक्शन इन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट और द कैश जनरेटिंग यूनिट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। ये कैश जनरेटिंग यूनिट होता क्या है? देखिए, एज्यूम करें आप एक कंपनी में बैठे हुए, ठीक है, एज्यूम दैट यू आर इन XYZ कंपनी। आप उस कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी यू आर द CFO ऑफ दैट कंपनी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, आप डायरेक्टर हैं, हेड है। उस कंपनी में बैठ के आपको पता चलता है कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर मशीन पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू $100 है। ये मशीन सेपरेटली काम करती है, अपने कैश खुद से जनरेट करती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे पास फिर हेड ऑफिस की बिल्डिंग पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू $1 मिलियन है। फिर मेरे पास लैंड पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू $2 मिलियन है। मेरे पास गुडविल पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू मेरे पास $3 मिलियन है। मेरे पास इसके अलावा 5 मशीनें पड़ी हुई है जो कि अकेले काम नहीं कर सकती और इसकी वैल्यू $4 मिलियन है, सारी 5 मशीनों की मिला के। मजे की बात यह है कि कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने जो मैं बात अभी करने लगूं वो आपने समझनी है पहले। अकॉर्डिंग टू IAS 36, IAS 36 कहते हैं कि कुछ एसेट्स कंपनीज के अंदर ऐसे होते हैं जो कि अकेले कैश नहीं जनरेट कर सकते। दे कैन ओनली जनरेट कैश इन कंट्रास्ट या while using other assets as well। एग्जांपल देता हूं, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप कार मेकर हो, यू आर अ कार मैन्युफैक्चरर। आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मशीन है जो कि कार्स की बॉडी बनाती है, ठीक है। अच्छा, वो बॉडी बनाने के बाद एक और मशीन है, मशीन नंबर 1 ये थी, मशीन नंबर 2 ये है जो कि उस बॉडी को पेंट करती है। फिर मशीन नंबर 3 है जो कि कार्स को असेंबल करती है, सारे के सारे पार्ट्स को जोड़ती है, ठीक है, सीट्स, कुशंस, स्टीयरिंग, एवरीथिंग उनको जोड़ती है। फिर मशीन नंबर 4 है जो कि फाइनली उस सारी के सारे जो असेंबल्ड की गई गाड़ी होती है उसको इंस्पेक्ट करती है। और फिर मशीन नंबर 5 है जो कि वो सारी गाड़ियां जो इंस्पेक्ट हो गई हैं उनको फिर ला के पार्किंग में खड़ा कर देती है। पार्किंग वाली मशीन है ये वाली। अब मुझे एक बात बताएं, मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी मशीन्स को मैं बेच दूं, खत्म कर दूं, लीव देम। क्या ये मशीन अकेले कोई कैश बना सकती है, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बना सकती है? बना तो सकती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लेकिन क्या ये अकेले में कैश बना के देगी कंपनी को? नो nope। क्योंकि ये किसके साथ मिलकर बनाती थी? ये मशीन पहले बॉडी बनाती थी, फिर पेंट वाले के पास जाती थी। पेंट वाली अकेले बना सकती है बाकी एसेट्स को यूज किए बगैर? बॉडी नहीं होगी तो पेंट किस पे करोगे? अच्छा, पेंट नहीं करोगे तो बेचोगे क्या? तो कैश तो नहीं जनरेट करके दे रही है मशीन, सो ये भी नहीं बना सकती। फिर आगे मशीन नंबर 3, जब पेंट होके बॉडी आती है उसको असेंबल करती है। पेंट नहीं की होगी बॉडी तो किस चीज को असेंबल करोगे? नहीं कर सकते ना। सो ये मशीन अकेले कैश नहीं जनरेट कर सकती। अगर ये असेंबल नहीं करोगी तो बेचोगे क्या? अगेन सेम इज द केस फॉर इंस्पेक्शन मशीन। भाई अगर आपने कोई चीज असेंबल की होगी, अगर पेंट की होगी, कोई बॉडी बनाई होगी तो उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी ना, वरना ये मशीन तो अकेले में कैश नहीं जनरेट करने वाली। सेम इज द केस फॉर दिस। पार्किंग में ला के मशीन क्या खड़ा करेगी? हवा को खड़ा करेगी? नहीं। लेट्स सपोज अगर ये मशीन में अकेले खरीद को बोलूं आई एम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ऐसा पॉसिबल है? नो no। क्योंकि ये मशीन मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अकेले में कैश नहीं जनरेट कर सकती। दीज मशीन्स ऑल टुगेदर जनरेट कैश टुगेदर, ठीक है। अच्छा, एक और केस ले आओ बीच में, गुडविल। आपने एक सब्सिडरी को परचेज किया, उसके अगेंस्ट गुडविल रिकॉर्ड की, उस सब्सिडरी के एसेट आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ गए, उस सब्सिडरी की इन्वेंट्री आपके एसेट्स के अंदर आ गई, उस सब्सिडरी का जो कुछ था आपके एसेट्स के अंदर, लायबिलिटीज के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, उस सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक चीज नहीं थी, वो क्या नहीं था? गुडविल। ये गुडविल आपने अपने अकाउंट्स पे रिकॉर्ड की है। क्या ये गुडविल अकेले कैश जनरेट कर सकती है? कैसे करेगी? एक्सप्लेन, सोचें इस चीज को। ये गुडविल तो आपने रिकॉर्ड की है ना, ये कोई मशीन है ना ये कुछ और चीज है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या ये गुडविल एक कैश अकेले में जनरेट कर सकती है? नहीं। ये गुडविल इन कंट्रास्ट विद ऑल दीज मशीन्स ये कैश जनरेट करेगी। IAS 36 कहता है कि जब भी आप एक सब्सिडरी परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो गुडविल बनती है उस गुडविल को अंडर IAS 36 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं, लेट सपोज मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3,
इन सबको आपने एक कैश जनरेटिंग यूनिट बोला क्योंकि ये मिलके कैश जनरेट करती हैं। ये सारी की सारी मशीन्स अकेले में कैश नहीं जनरेट कर सकती थी, एक साथ कर सकती थी, तो ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट है यानी कि सीजीयू है। जब आप एक सीजीयू बना लेते हो तो आईएस 36 कहता है अगर तो आपके पास गुडविल है तो आप गुडविल को उस कैश जनरेटिंग यूनिट के साथ ही अंडर आईएस 36 ट्रीट करोगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गुडविल सेपरेट पड़ी होगी, मशीन्स के साथ नहीं होगी। लेकिन जब आप आईएस 36 के अंडर एक कैश जनरेटिंग यूनिट बना रहे होगे, एक रफ कैलकुलेशन में मशीन 1 की वैल्यू आपने लिखी कि भाई इसकी वैल्यू थी कैरिंग अमाउंट 2000 की, इस मशीन 2 की वैल्यू थी 3000 की या 300 की, मशीन 3 की वैल्यू थी 400 की, साथ आप लिख दोगे गुडविल भी। अब आप इस सब कुछ को कंसिडर करोगे दैट दिस ऑल इज नाउ व्हाट अ कैश जनरेटिंग यूनिट यानी कि सीजीयू, गुडविल को इंक्लूड करके। अगर गुडविल नहीं है तो इग्नोर कर दो, अज्यूम करो गुडविल थी ही नहीं, बाकी मशीन्स को आप एक कैश जनरेटिंग यूनिट बोल दो, नो इश्यू इन दैट। लेकिन अगर गुडविल है तो उसको आप कैश जनरेटिंग यूनिट के साथ इंक्लूड करवाओ अंडर आईएस 36। अब आईएस 36 एक बड़े मजे की बात करता है कि भाई लेट सपोज अगर ये मशीन अकेले में कैश जनरेट ही नहीं कर सकती, दिस मशीन इज अनएबल टू जनरेट कैश अलोन, तो आप इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैसे देखोगे? कोई बंदा पागल है कि वो सिर्फ ये मशीन आपसे खरीदेगा? अगर वो खरीदेगा, अगर तो उसने, हम लोग क्या कहते थे, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट इज द ग्रेटर ऑफ वैल्यू इन यूज या फिर उस मशीन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यही हमने सीखा था ना, ग्रेटर ऑफ दीज टू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यही हम लोगों ने चीज सीखी है अभी, ये दोनों होती है। चलो मान लिया कि ये मशीन अगर आप मार्केट में आज आप सेल करने के लिए चाहते हो तो कोई और कार मैन्युफैक्चर जिसकी ये मशीन खराब है वो आपसे खरीदने को तैयार है, तो चलो आप इस मशीन की या इस मशीन की या अकेले में उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्या आप इस मशीन के अकेले में वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर सकते हो? अगर तो आपने सोचा कि नहीं कैलकुलेट कर सकते तो ठीक बोला, अगर अभी आपने सोचा कि सर कर सकते तो गलत सोचा। क्यों गलत? क्यों? क्योंकि भाई हम लोग वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करते थे? हम लोग कहते थे फ्यूचर कैश फ्लोज जो एक एसेट की वजह से आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ। भाई ये एसेट अकेला तो कैश फ्लो लेकर ही नहीं आ रहा, तो किस चीज को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे? नहीं ला सकते। आप इस पूरे के पूरे सीजीयू यानी कैश जनरेटिंग यूनिट का जो कैश इनफ्लो है उसको आप वैल्यू इन यूज के कैलकुलेशन में इस्तेमाल करोगे। दिस इज वाई आईएएस 36 स्टेट करता है कि फिर इन सब एसेट्स को अलग अलग एसेट मत कंसिडर करो, इसको एक एसेट कंसिडर करो इंक्लूडिंग गुडविल, और फिर उसको एक नाम दिया सीजीयू का। सीजीयू क्या होता है? अ कैश जनरेटिंग यूनिट, अ ग्रुप ऑफ मशीन्स जो कि एक साथ मिलके, या ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कि एक साथ मिलके फ्यूचर कैश फ्लोज बनाते हैं, वो अकेले अकेले नहीं बना सकते। आईएएस 36 के अंडर हर एक एसेट की इंपेयरमेंट तो आपने टेस्ट करनी है ना कभी अगर इंडिकेटर आ गया, ठीक है। इफ देयर इज एन इंडिकेटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर है तो अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, इंपेयरमेंट रिव्यू तो करना है। इंपेयरमेंट रिव्यू करते हुए जब रिकवरेबल अमाउंट उठाओगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यू इन यूज तो कर नहीं सकते। तो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए आईएएस 36 ने बोला कि आप इन सब को समझो कि भाई ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। अब कैश जनरेटिंग यूनिट को समझो कि एक ग्रुप ऑफ एसेट होता है, उसकी अलग से इंपेयरमेंट होती है। हर एक मशीन की अलग 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 इंपेयरमेंट नहीं चार्ज करते, पूरे ग्रुप की एक साथ इंपेयरमेंट कैलकुलेट करते हो, उसकी कैरिंग वैल्यू पूरे ग्रुप की एक साथ उठाते हो, टोटल सारे के सारे मशीन्स की कैरिंग वैल्यू ऐड अप करोगे, यहाँ पे लिख दोगे कैरिंग वैल्यू के नीचे के इन सब मशीन्स की कैरिंग वैल्यू 1000 है टोटल। फिर जब रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होगे, हायर ऑफ लोगे क्या चीज, किस चीज का? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बेशक अलग अलग हर मशीन का निकाल लो, हो सकता है अलग अलग आपसे कोई खरीदने के लिए तैयार हो, लेट सपोज ये 900 आया, लेकिन जब वैल्यू इन यूज निकालोगे तो सब मशीन का एक साथ निकालोगे, लेट सपोज ये 1000 आया, या फिर ये लेट सपोज 800 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने उठा लेना है क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज द ग्रेटर, तो रिकवरेबल अमाउंट आप उठाओगे 900 सब मशीन्स की एक साथ। अब सब मशीन्स के बारे में अब आप बोलोगे the carrying value is greater than the recoverable amount by $100, hence an impairment should be charged to all the machines, नहीं यूज करना वर्ड, to this cash generating unit, ठीक है, और उसमें गुडविल भी शामिल होगी, ठीक हो गया।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर IAS 36। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा पढ़ते हैं फ्रॉम द नोट्स। यहाँ पे अगर मैं हूँ कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होते हैं, वही बात जो मैंने अभी आपको ना समझाई है। इट इज नॉट यूजुअली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कैश फ्लोज रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एसेट्स। फॉर एग्जांपल, a factory production line is made up of many individual machines, but the revenues are earned from the production line as a whole। जिस तरह हम लोगों ने अभी समझा कि प्रोडक्शन की पूरी लाइनें, हर एक मशीन अलग-अलग कैश नहीं जनरेट कर सकती। ठीक है। इन दीज केसेस वैल्यू इन यूज मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप ऑफ एसेट्स रेदर देन इंडिविजुअल एसेट्स। वही बात जो हमने बताई कि आप एक एसेट की वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक एसेट आपको वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहा, वो कैश इनफ्लो नहीं जनरेट करके दे रहा, वो सारे एसेट्स मिलके करके दे रहे हैं, अकेले वो नहीं करके दे सकते। ठीक हो क्या? These group of assets are known as या फिर are called cash generating units। A cash generating unit, ये definition बहुत important है। ये cash generating unit की definition है, ये आपने याद कर लेनी है, पेपर के अंदर आप ये लिखेंगे। A cash generating unit is the smallest group of assets that generate independent cash flows। ठीक है। अब अगर मैं आगे आऊं तो इसकी किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इम्पेयरमेंट। इन शॉर्ट, सम एसेट्स, कॉर्पोरेट एसेट्स एंड गुडविल कैन नॉट जनरेट कैश फ्लोज अलोन, rather they generated as a group, hence impairment is calculated in a group। again, जब भी कोई ऐसा एसेट आपको मिले जो कि अकेले में कैश नहीं जनरेट कर सकता, तो उन सब एसेट्स को ग्रुप अप कर लो। अगर गुडविल है तो उनके अंदर डाल दो, इस सबको एक नाम दे दो कैश जनरेटिंग यूनिट का। वो एसेट्स जो कि मिल के कैश बनाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कंपनी के अंदर दो दो कैश जनरेटिंग यूनिट्स हो, सीजीयू दो दो हो। क्यों? क्योंकि वन ग्रुप ऑफ मशीन्स जो है वो एक साथ मिलकर बनाती हैं, दूसरी ग्रुप ऑफ मशीन्स एक साथ मिलकर कैश बना रही हैं। ये भी तो पॉसिबल है ना। ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, दो दो कैश जनरेटिंग यूनिट बनाओगे, फिर उन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करोगे, जैसे दो एसेट्स को सेपरेटली करते हैं। जिस तरह दो एसेट्स की सेपरेटली हम लोग इंपेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही उन दो कैश जनरेटिंग यूनिट्स की भी सेपरेटली करोगे। अब कैश जनरेटिंग यूनिट किस तरह से, उसके लिए इंपेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, इस बारे में IAS 36 कहता है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू एज अ होल, मतलब कि कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल सीजीयू एसेट्स टुगेदर। आपने एक सीजीयू बनाया जिसमें मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5 थी। मशीन 1 की वैल्यू थी 100 की, 2 की वैल्यू थी 200 की, 3 की वैल्यू थी 100 की, 4 की वैल्यू थी 300 की, 5 की वैल्यू थी आपके पास 500 की, और एक गुडविल आपके पास पड़ी हुई थी, उसकी वैल्यू थी 600 की। इन सब कैरिंग वैल्यूज का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से उठाओ और उन सबको टोटल कर लो, एज्यूम कर ले इसका टोटल 2000 आता है। ठीक है। तो यहां पे कैरिंग वैल्यू कितनी बन गई, 2000 की बन गई, और उन सब मशीन्स की रिकवरेबल अमाउंट निकालोगे। अब हर एक मशीन की हो सकता है मार्केट के अंदर, देखिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना आपने। हमने बोला था रिकवरेबल अमाउंट, यहां पे भी वही है, इज द ग्रेटर ऑफ व्हाट, वैल्यू इन यूज, या फिर दूसरी जगह पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक हो क्या? अब यहां पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो सकता है आप इस मशीन नंबर 1 की अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, मार्केट में अलग इसकी वैल्यू है, और एट द सेम टाइम आप मार्केट के अंदर लेस कॉस्ट टू सेल भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी भी निकाल सकते हो, 2 की भी मिल जाएगी, ऑलमोस्ट हर एक दुनिया के अंदर मशीन की मिल जाती है, बेशक वो कैश जनरेटिंग यूनिट का भी हिस्सा हो। ठीक है। लेकिन वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करोगी, टोटल सारी इन चीजों से जितने फ्यूचर कैश इनफ्लोज आने हैं उनको डिस्काउंट करो अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसको एक वैल्यू इन यूज बना लो अपने पास। और दूसरी जगह पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हर एक मशीन का आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। वट एवर द केस, एग्जाम्पल देता हूं कि $100 की आपके पास वैल्यू, सॉरी 100 कह रहा हूं, $1000 की आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आई सब मशीन्स की मिला के, और वैल्यू इन यूज पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग की यूनिट की आई आपके पास 900 की। वही कॉन्सेप्ट, रिकवरेबल अमाउंट वाज द ग्रेटर ऑफ टू थिंग्स, वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की वैल्यू इन यूज मेरे पास 900 है, और मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट के अंदर जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की 1000 है। सब मशीन्स के अलग-अलग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली और उसको ऐड अप कर लिया, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बन गई। तो मेरे पास हायर ऑफ क्या बनती है, रिकवरेबल अमाउंट 1000 बनती है। मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट ये है, कैरिंग अमाउंट 2000 है, मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट के ऊपर मैंने इंपेयरमेंट कितनी चार्ज करनी है, 1000 की चार्ज करनी है, क्योंकि 1000 का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द रिकवरेबल अमाउंट। अगर ये 2000 होती है, 2100 होती, कैरिंग वैल्यू से ऊपर है, फिर तो कोई इंपेयरमेंट नहीं चार्ज करनी, फिर तो जैसे है वैसे चलने दो, ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को छेड़ना है, ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ना कुछ ओसीआई में जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर बिलो है, 1000 की वैल्यू आ रही है, तो फिर तो आपने चार्ज करना, और कितने की चार्ज करना है, डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द रिकवरेबल अमाउंट, वो 1000 है। 1000 की आपने इंपेयरमेंट चार्ज करनी है।
अब आप समझोगे खत्म, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो, पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की जो ये वैल्यू है वो 2000 थी, इसमें से 1000 माइनस करो, पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1000 रिकॉर्ड कर लो। आप कैरिंग वैल्यू दूसरी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर दो। यही सोच रहे हो ना आप? गलत सोच रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज इस मशीन 1 2 3 की टोटल वैल्यू 2000 आई थी, मैंने नीचे 1000 उसमें से प्रॉफिट इम्पेयरमेंट एक्सपेंस माइनस किया, टोटल इस कैश जनरेटिंग यूनिट को मैंने ले लिया, उसकी कैरिंग अमाउंट 1000 ले ली। अब मुझे एक बात बताएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मशीन 1 की कितनी कैरिंग वैल्यू लेके जाऊंगा? 100? नहीं, वो तो इम्पेयर्ड है, वो तो इम्पेयर्ड है ऑब्वियसली। क्यों? इसकी वजह ये कि मैंने तो इम्पेयरमेंट चार्ज की हुई है 1000 की। मशीन 2 की कितनी लेके जाऊंगा? 3 की कितनी लेके जाऊंगा? गुडविल कितने की जाएगी? 500। ये जो मशीन 5 है ये कितने की जाएगी? 4 कितने की जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चलो प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा एक्सपेंस ले गया उठा के, आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें मैंने क्या लेके जाना है? जहां पे तो मसला बन गया आपके लिए, क्योंकि यू डोंट नो कि व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स। आपने तो टोटल में से माइनस किया था। यहां पे आईएस 36 आके एक और आपको क्राइटेरिया देता है कि जब भी कैश जनरेटिंग यूनिट पे ऊपर आप इंपेयरमेंट चार्ज करोगे तो आपने इस तरह से एसेट्स की लिस्ट बना लेनी है अपने पास। आपको पता है कि टोटल मैंने कितनी चार्ज करनी है इंपेयरमेंट? 1000 चार्ज करनी है। मशीन नंबर 1 दोबारा से करते हैं। मशीन नंबर 1 की वैल्यू थी 100 की, मशीन नंबर 2 की वैल्यू थी 200 की, मशीन नंबर 3 की वैल्यू थी 500 की, मशीन नंबर 4 की वैल्यू थी 700 की, मशीन नंबर 5 की वैल्यू थी 100 की अगेन, और यहाँ पे जो गुडविल थी वो थी मेरे पास 200 की। टोटल आ रही थी मेरे पास कैरिंग वैल्यू 2000 की। मैंने जो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है कितनी करनी है? 1000 की करनी है। अब आते हैं हम लोग अंडर IAS 36 और देखते हैं कि चलो इम्पेयरमेंट आपने कैलकुलेट कर ली, इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया कैश जनरेटिंग यूनिट का, कि भाई वही वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप अलग-अलग निकाल सकते हो, वैल्यू इन यूज पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की एक साथ निकालोगे, सारा के मिला के फ्यूचर कैश फ्लोज निकालोगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओगे और पूरे के पूरे मशीन्स की वो वैल्यू इन यूज कहलाएगी। सवाल ये है कि भाई आपने इम्पेयरमेंट कैसे चार्ज करनी है? इम्पेयरमेंट के बारे में कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए IAS 36 स्टेट्स, IAS 36 क्या कहता है इस बारे में? That under these conditions impairment is charged to CGU in the following order. IAS 36 ने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं। स्टेप नंबर, इन स्टेप्स को याद रखने के पहले क्या चीज है, बाद में क्या चीज है, थर्ड नंबर पे क्या चीज है, रिमेंबर दैट। ठीक है, अब इनको आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने किस चीज पे इंपेयरमेंट चार्ज करनी है? एनी ऑब्वियसली इंपेयर्ड एसेट्स। सेकंड नंबर पे आपने चार्ज करनी है गुडविल विच इज इन द सीजीयू, और थर्ड नंबर पे आपने चार्ज करनी है अदर एसेट्स प्रो रेटा अकॉर्डिंग टू कैरिंग वैल्यू। अब इस स्टेप को कैरी फॉरवर्ड कर, मेरे पास अब इंडिविजुअली मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट किया होगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हर एक का कैलकुलेट किया होगा। लेट सपोज इसकी मशीन 1 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 90 की, इसकी थी 80 की, इसकी थी लेट सपोज 490 की, इसकी अमाउंट थी 700 की, और ये 700 ही है। ये मेरे पास 100 एंड 100 ही रख देते हैं इसको भी। ठीक हो क्या? और गुडविल मेरे पास मार्केट में जितने की भी थी, इट डजंट मैटर। सबसे पहले आपने इंपेयरमेंट चार्ज करनी है ऑब्वियसली इंपेयर्ड एसेट्स को, मतलब वो एसेट्स जिनकी वजह से कैरिंग सीजीयू की वैल्यू गिरी थी। यहाँ पे कौन से एसेट्स हैं? एक ये एसेट है क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिरी हुई है, एक ये है, एक ये है। सबसे पहले इन तीनों को तो आप इंपेयरमेंट चार्ज करो। मतलब इनको कितनी कितनी करोगे? इस बारे में IAS 36 कहते हैं नो इंडिविजुअल एसेट इज इंपेयर्ड बिलो इट्स एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट। जो उसकी एक्चुअल में रिकवरेबल अमाउंट थी उससे नीचे आपने नहीं गिराना किसी एसेट को इंपेयरमेंट चार्ज करते हुए। मेरे पास इंपेयरमेंट है 1000, इसको मैंने चार्ज कर दी 10, इसको मैंने अब अगर 10 से ज्यादा मैं करता हूं तो कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस लेट सपोज मैंने 20 कर दी, 80 हो जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास 80 है, नहीं कर सकता। IAS 36 कहता है कि इंडिविजुअल एसेट्स पे जब कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर आप इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर रहे होगे तो किसी एसेट को उसकी एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट से नीचे नहीं गिराना। इसकी एक्चुअल में रिकवरेबल अमाउंट 90 है तो मैं मैक्सिमम 10 की कर सकता हूं इसके ऊपर। मेरे पास 990 की पीछे रह गई इंपेयरमेंट। अच्छा, फिर दूसरा एसेट 80 पे आया हुआ है 200 से, इस पे मैं 120 कर सकता हूँ। तीसरा एसेट 500 से 490 पे आया, इसमें मैं 10 की कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं करता रहा। मेरे पास लेट सपोज रिमेनिंग रह गई 200 की इंपेयरमेंट रह गई मेरे पास। पीछे मेरे पास गुडविल पड़ी थी, अब गुडविल को जीरो तक लेकर आ सकते हो। इसकी आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं देखनी होती, इसको आप जीरो तक भी आके लेकर आना चाहो लेकर आ सकते हो। लेट सपोज मेरे पास 300 की पड़ी हुई थी,
क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट, टोटल अभी रिमेनिंग है। यहाँ पे 300 अवेलेबल है, 200 में पूरी की पूरी जितने की गुडविल पड़ी है सारी उसको चार्ज कर सकता हूँ। 200 मैंने इसको चार्ज कर दी, रिमेनिंग कितनी रह गई है मेरे पास, 100 की रह गई है। ये रिमेनिंग 100 अब उन एसेट्स को दूंगा जिन पे मैंने अभी तक कोई इंपेयरमेंट चार्ज नहीं की, ये वाले एसेट्स। इन पे कैसे दूंगा, अकॉर्डिंग टू द कैरिंग वैल्यू, 7 प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा कैसे होता है, यहाँ पे देखिए कैरिंग अमाउंट इन दोनों एसेट्स की टोटल कितनी है, 7 + 1 $800 की है। इस $800 का मेरे पास टोटल कैरिंग वैल्यू इन दोनों की है। मशीन नंबर 4 की कैरिंग वैल्यू मेरे पास 700 है, यानी कि 700 डिवाइडेड बाय टोटल जो दोनों की कैरिंग अमाउंट थी 800 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं इस रिमेनिंग इंपेयरमेंट की कि मुझे कितना 700 वाले एसेट को चार्ज करना चाहिए। एज्यूम करें इसका आंसर आता है $60, इसका आता है $40 और मेरी इंपेयरमेंट पीछे कितनी रह जाएगी, 0। एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गया, दूसरी तरफ मैंने सीजीयू को इंपेयर करने वाला फॉर्मूला चार्ज किया अंडर आईएस 36, सॉरी मेरे मुंह पे आईएस 38 आया, अंडर आईएस 36। और यहाँ पे मैंने इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया। सबसे पहले ऑब्वियसली इंपेयर्ड एसेट्स, वो एसेट्स जो कि हैं ही इंपेयर्ड। गुडविल को फिर मैंने क्या किया, 100% किया। अगर मैं जितनी मेरे पास रिमेनिंग है वो सारी गुडविल को चार्ज करो। अगर इंपेयरमेंट खत्म हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खत्म होती, रिमेनिंग रह जाती है इंपेयरमेंट, तो फिर मैं आ जाऊंगा कैश अदर एसेट्स के ऊपर और इनको चार्ज कर दूंगा। एज्यूम कर लें यहाँ पे मेरे पास जब मैं गुडविल की तरफ आया तो मेरे पास रहती ही सिर्फ 200 की इंपेयरमेंट थी। मैंने 200 गुडविल को चार्ज की, रिमेनिंग कितनी रह गई, 0। बस अब तीसरा स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं मैं। अच्छा एज्यूम कर लें मेरे पास यहाँ पे इंपेयरमेंट रहती थी 80 की, गुडविल मेरे पास रिकॉर्डेड थी 20 की। मैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर, 200 की रिकॉर्डेड थी गुडविल में, स्टेप नंबर 2 के ऊपर आया, मेरे पास इंपेयरमेंट ही 80 की है, तो मैं 80 पूरा का पूरा इसको चार्ज कर दूं। 200 की कैरिंग अमाउंट है ना, इसको मैंने पूरा 80 चार्ज किया, रिमेनिंग इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 180 की रह जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास इंपेयरमेंट 0 हो जाएगी। दोबारा थर्ड स्टेप पे नहीं आऊंगा मैं, ठीक हो क्या। दिस इज द वे टू चार्ज इंपेयरमेंट टुवर्ड्स एन कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक हो क्या। यहाँ पे कैश जनरेटिंग यूनिट का आपको समझ आ गया। अब ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दीज अपॉन योर फिंगर टिप्स विद इन द एग्जाम। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा दिस इज अनलाइक F9 या फिर वो F8 या फिर वो F7 जो आपने पढ़े थे, जिसमें शायद कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूलाज भी आपको गिवन होते थे। यहाँ पे नहीं गिवन होंगे आपको। यहाँ पे आपको हर एक चीज क्या रखनी होगी, फिंगर टिप्स पे रखनी होगी। लर्न इट इन अ वे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ना कि आप रट्टा मारो। रट्टा मारोगे पेपर में आपको रट्टा याद नहीं आएगा, इतनी चीजों का रट्टा भी नहीं मार सकते। शौक से पढ़ोगे आईएस 36 को याद रहेगा। क्या ट्यूटर्स को हर लेक्चर से पहले क्या वो खोल के देखते हैं कि आईएस 36 क्या कहते हैं, नो। उनको अपने वक्त का याद है जब उन्होंने पढ़ा था। शौक है उनको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अगर चाहते हो ना आप किसी कंपनी का, तो आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड आईएस 36 का क्या कहता है, इंडिकेटर से लेकर दो एसेट जो कि हमेशा हर बार उसके इंपेयरमेंट रिव्यू होगा, अप टिल द कैश जनरेटिंग यूनिट, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हर एक पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे। कैश जनरेटिंग यूनिट तो किस तरह से इंपेयरमेंट होगी, अच्छा उसका ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लिया तो फिर उस पर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो उसको ग्रुप बनाया। अच्छा फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाली, ग्रेटर ऑफ अगेन बोथ तीनों के, वो निकाल ली। इंपेयरमेंट चार्ज करो तो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। और एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी एसेट को उसकी एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट से नीचे नहीं लेकर आना, ठीक है। This is the way to solve the questions within the exam. अब questions की तरफ आते हैं जरा इसी के, और ये questions हमारे पास हैं दोनों के दोनों regarding cash generating units, और ये मैं आपको कराना चाहता हूँ। क्या कहता है ये question says that T has identified that an impairment loss of $41 million for one of its cash generating units, ठीक है भाई, उसने बता दिया कि हमने इतना impairment loss रिकॉर्ड करना है। The carrying amount of the net assets was $150 million. Units net asset was 150, whereas the units recoverable amount was only 109. अच्छा मेरे पास, अच्छा the draft values of the net assets of the units are as follows। ये उसने मुझे यूनिट्स बना दी है। मशीन गुडविल है, उसके अंदर प्रॉपर्टी भी है, मशीन भी है, व्हीकल्स भी है, पेटेंट्स भी है, नेट मॉनेटरी एसेट्स भी है। ये सारा का सारा एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। इसकी मेरे पास कैरिंग वैल्यू उसने बताई थी 150, ये आ रही है 150, ठीक है भाई। दूसरी जगह पे इसने मुझे बताया कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 109 मिलियन की है। उसने बताया हुआ कितने का इंपेयरमेंट है, 141 मिलियन की होनी चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट 109 की, कैरिंग वैल्यू मेरे पास 150 की। मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि भाई IAS 38 स्टेटेड दैट इफ द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट द इम्पेयरमेंट शुड बी चार्ज्ड। याद आ रही ना ये चीज, एंड द रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन वैल्यू इन यूज और द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा चलो यहाँ पे उसने ये चीज नहीं बोली हुई फेयर वैल्यू इन कॉस्ट टू सेल क्या थी, और उसने दूसरी जगह ये नहीं बोला हुआ कि
वैल्यू इन यूज कहती है, उसने डायरेक्ट हमें रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि भाई अगर कैरिंग अमाउंट वाज ग्रेटर तो फिर रिकवरेबल अमाउंट से तो फिर इंपेयरमेंट होगी। यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है मेरे पास, 109 की आ रही। कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर कितने से, 41 मिलियन से। इट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट, तो 41 मिलियन डॉलर्स की मैंने चार्ज करनी है इंपेयरमेंट। ये तो डायरेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो हमें पता है। लेकिन दूसरी जगह पे एसेट्स की वैल्यू कम करनी है और उसमें 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है कैश जनरेटिंग यूनिट के केस के अंदर। अब वो किस तरह से फॉलो होगा, लेट्स कम टुवर्ड्स दैट। हम लोग जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये स्केड्यूल बना हुआ है, आई विल यूज दिस। और दूसरी जगह पे मैं बना लेता हूँ, इंपेयरमेंट रहती है मेरे पास कितने की, 41 मिलियन डॉलर्स की मैंने इंपेयरमेंट चार्ज करनी है। ठीक हो गया। अब आता हूँ नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ता हूँ। द नेट selling price of the unit's asset were insignificant except for the property which had a market value of 35 million. The net monetary asset will be realized in full. पहले आप इस लाइन को समझे कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी 35 है। ठीक हो गया। My property has a market value of 35 million. मेरे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 आ रही है मार्केट के अंदर। और दूसरी जगह पे द नेट मॉनेटरी एसेट्स विल बी रियलाइज्ड इन फुल। इस बात का क्या मतलब है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है विद इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग? रियलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज का कैश में कन्वर्ट हो जाना। मतलब आप जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो, क्या वो रियलाइज्ड रेवेन्यू होता है या अनरियलाइज्ड रेवेन्यू होता है? वो एक अनरियलाइज्ड रेवेन्यू होता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने कस्टमर को सेल करते हो तो उससे कहते हो कि कैश मुझे 60-90 डेज के बाद दे देना। रेवेन्यू में तुमने आज चीजें मेरे से खरीद ली, मैं इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पास डेबिट कर रहा हूँ किस चीज को, रेवेन्यू को कर रहा हूँ अभी, सॉरी क्रेडिट कर रहा हूँ रेवेन्यू को अभी। और दूसरी जगह पे तुम्हारे से रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देता हूँ। उस रेवेन्यू के अगेंस्ट अभी से अभी तक आपको कैश नहीं मिला, तो वो एक अनरियलाइज्ड रेवेन्यू कहलाता है। आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आ रहा होता है उसमें रिसीवेबल पड़ा होता है, एक्चुअल कैश आपके पास नहीं होता, वो भी आपका क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। रियलाइजेशन का मतलब होता है चीज का कैश में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो यहां पे वो कहता है द नेट मॉनेटरी एसेट्स विल बी रियलाइज्ड इन फुल। यहां पे आखिरी जो नेट मॉनेटरी एसेट्स है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये रियलाइज हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे इसी अमाउंट पे। मतलब इसकी भी मार्केट वैल्यू 19 ही हम लोग समझे, इसी अमाउंट पे इसने भी बिक जाना है मार्केट के अंदर। अब प्रॉपर्टी की मेरे पास 35 की वैल्यू है, नेट मॉनेटरी एसेट्स की मेरे पास 19 की वैल्यू है। अब इन एसेट्स को क्या मुझे इंपेयर करना पड़ेगा या नहीं? आई डोंट थिंक सो। लेट्स कैलकुलेट। सो यहाँ पे मेरे पास इनकी मार्केट वैल्यूज दे चुका है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और अगेन वही बात जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम लोगों को इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इंपेयरमेंट या नहीं, क्योंकि हमें IAS 36 बोलता था कि एसेट्स को उनके ओरिजिनल रिकवरेबल अमाउंट से नहीं गिराना। इनकी तो रिकवरेबल अमाउंट इनकी कैरिंग वैल्यू से भी ज्यादा आ रही है भाई, तो इनको तो मैं इंपेयर नहीं कर सकता। मैंने आपसे पूछा था क्या कर सकता हूँ, यानी आई डोंट थिंक सो, बट अगेन नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है कि इनकी तो मार्केट वैल्यू ही अपनी कैरिंग वैल्यू से ऊपर आ रही है। मतलब इनकी रिकवरेबल अमाउंट अपनी कैरिंग वैल्यू से ऊपर है, तो इनको तो नहीं कर सकता। किसी एसेट को उसकी ओरिजिनल रिकवरेबल अमाउंट से नीचे नहीं गिराया जा सकता। सो इन दोनों एसेट्स को मैं इंपेयरमेंट नहीं करूंगा, इन दोनों की मुझे पता चल गया। अब इंपेयरमेंट चार्ज करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स ईच एसेट। मैंने हमें पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू IAS 36 states that a three-step procedure must be followed in order to charge impairment to the cash generating unit. The first assets to which the impairment should be charged were the assets अंडर IAS 36 दैट वर ऑब्वियसली इम्पेयर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर क्या उसने हमें ऑब्वियसली इम्पेयर्ड एसेट्स बताए हैं? कहीं पे पढ़े कि ये एसेट्स तो हैं ही इम्पेयर्ड? क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है ऐसी बात? नो। तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था? IAS 36 स्टेटेड दैट इन द नेक्स्ट स्टेप इम्पेयरमेंट शुड बी चार्ज अगेंस्ट गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल मेरे पास पड़ी है 13 मिलियन की। टोटल मेरे पास जो इस वक्त इंपेयरमेंट अवेलेबल है दैट इज 41 मिलियन। तो मैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर जितनी की चार्ज कर सकता हूँ दिल खोल के इसके ऊपर चार्ज करूंगा। यहाँ पे पूरी की पूरी इंपेयरमेंट चार्ज कर सकता हूँ या नहीं? 13 पूरी की पूरी जो गुडविल की वैल्यू है कर सकता हूँ। मैंने 13 की चार्ज की, मेरे पास गुडविल की रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 की बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी रहेगी? -13 इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट दिस प्लीज, लेट मी कैलकुलेट दिस। 41 minus 13 which is equal to 28। 28 मिलियन की मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगी? इम्पेयरमेंट रह गई है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप पे आता था मैं। थर्ड स्टेप क्या कहता था? रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस दैट इज स्टिल अवेलेबल शुड बी चार्ज प्रो रेटा अकॉर्डिंग टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। अब यहाँ पे कौन कौन से एसेट्स को मैं इम्पेयर कर सकता हूँ?
प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता, मैं मेंशन करूंगा अंडर IAS 36 impairment for asset stated that an asset under cash generating unit cannot be impaired below its recoverable amount. The market value of property and the realizable value of net monetary assets are above their carrying amounts, hence no impairment would be charged to them. अगर थोड़ी सी कम होती 20 से 22 19 पे आ जाती तो फिर तो चार्ज कर सकता था, यहाँ पे तो है ही ग्रेटर, मैंने क्वेश्चन के अंदर ये चीज मेंशन करनी है लाजमी, ठीक है। Hence no impairment will be charged to these assets, property and net monetary assets. Under IAS 36, we will move towards step number 3 and charge remaining impairment loss to the remaining assets on pro rata basis based upon their carrying values. कितने एसेट्स हैं? एक मशीनरी है 49 मिलियन की कैरिंग वैल्यू की, व्हीकल है 35 के, एंड पेटेंट्स है मेरे पास 14 मिलियन के, ठीक हो क्या? इनकी मैं तीनों की कैरिंग वैल्यू दूंगा 49 प्लस 35 प्लस 14, कितनी बनती है मेरे पास टोटल? लेट्स कैलकुलेट दिस। 49 प्लस 35 प्लस 14 इज इक्वल टू 98। इस 98 को मैं क्या करूंगा? टोटल कैरिंग वैल्यू समझूंगा 98। अब मैंने किसकी निकालनी है? सबसे पहले निकालते हैं कितनी इंपेयरमेंट जानी है टुवर्ड्स द मशीन। 49 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 28 मिलियन की रिमेनिंग। लेट्स कैलकुलेट दिस। 49 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 28। 14 मिलियन की मैं लेके जाऊंगा किसके पास? इस मशीन के पास लेके जाऊंगा, दिस वन। 14 मिलियन की इसके पास चलेगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, रिमेनिंग मेरे पास दूसरा एसेट रह गया व्हीकल्स। व्हीकल्स पे मैं क्या करूंगा? 35 डिवाइडेड बाय सबकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 98 मल्टीप्लाइड बाय कितने कितने वाली है यहाँ पे? 28 की टोटल मेरे पास क्या थी? इम्पेयरमेंट था। सेम मैं फॉर्मूला यूज करूंगा फॉर द थर्ड एसेट पेटेंट्स। पेटेंट्स की है मेरे पास 14 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय टोटल इम्पेयरमेंट ऑफ 28। अगर मैं इनको अब कैलकुलेट कर लूं तो 35 divided by 98 multiplied by 28 which is equal to 10 and 14 divided by 98 multiplied by 28 which is equal to 4। तो 10 मिलियन की मैंने चार्ज करनी है amortization टू व्हीकल्स एंड 4 मिलियन की मैंने चार्ज करनी है टू पेटेंट्स। अब अगर मैं इस सब को टोटल कर लूं ना, ये 35 की जो मार्केट वैल्यू लिखी हुई है इसको तो छोड़ देना, अब 19 की जो रियलाइजेशन वैल्यू लिखी है इसको छोड़ दे। अगर मैंने सब एसेट्स की टोटल में इस वक्त कर लूं, कितनी इंपेयरमेंट चार्ज कर चुका हूं? 13 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 4 which will be equal to 41। और मैंने टोटल कितनी चार्ज करनी थी इंपेयरमेंट? 41। 3 स्टेप यूज करके मेरी टोटल इंपेयरमेंट जो सब एसेट्स को मैंने दी और जो टोटल इंपेयरमेंट चार्ज करनी थी वो इक्वल है। रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी है? इस पे 0 चार्ज होगी, मेरे पास 20 आ जाएगी। मशीन्स की कितनी आएगी? 49 माइनस 10 इज इक्वल टू 39 माइनस 4 भी कर लो क्योंकि 14 माइनस करना है, तो ये बन जाता है आपके पास 35। फिर रिमेनिंग आपके पास ये व्हीकल्स है, इसमें से 10 निकालने हैं, 35 में से 25। पेटेंट्स की कैरिंग वैल्यू थी 14, इस पे इंपेयरमेंट चार्ज की 4 की, आ गया 10। और नेट मॉनेटरी एसेट्स फुल रियलाइज पे होंगे तो ये भी 0, इस पे भी कोई नहीं चार्ज होगी, इसकी रिमेनिंग वैल्यू आ गई 19 ही मेरे पास। यानी कि टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है? 20 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 19 जो भी आता है आपके पास, दिस इज द रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक हो गया? This is how an impairment is charged to the cash generating unit। अब सेम इसी तरह का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको जरा आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है और आपने मुझे बताना है कि क्या आपसे ये चीज सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई। इफ इन केस आपसे सॉल्व नहीं होती तो नेक्स्ट जो हमारी लाइफ क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। बट नेवरदलेस आप मुझे जब सॉल्व करके भेजोगे ना पर्सनली, तो मैं वहां पे भी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या आपने यहाँ पे गलती किस चीज की। वही सारा का सारा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने यूज करके इसका आंसर निकालना है। वही सारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? देयर इज एन एक्सप्लोजन इन द फैक्ट्री, द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ इट्स एसेट्स वर एज फॉलोज। ये हमारे पास कैश जनरेटिंग यूनिट दिया हुआ है उसने। द फैक्ट्री ऑपरेट्स एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट एंड इम्पेयरमेंट रिव्यू रिवील्स अ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1.2 मिलियन
ठीक है, फॉर द फैक्ट्री एंड वैल्यू इन यूज ऑफ 1.95 मिलियन। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हायर ऑफ करते हैं मैं अब जब आप मुझे आंसर लिख के दे रहे होंगे ना, आपने वो ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। IAS 36 stated that recoverable amount is the greater of value in use and the fair value less cost to sell. According to the given scenario, the fair value less cost to sell of this cash generating unit is 1.2 million, whereas the value in use is 1.95 million. As the higher, the greater is the value in use of 1.95 million, hence the recoverable amount would be of 1.95 million. ठीक है, अब यहाँ पे उसकी कैरिंग वैल्यू देखो, टोटल 2.6 मिलियन आ रही है। आप लिखोगे द कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस एसेट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट इज 2.6 मिलियन या 2600, पूरा ऊपर 000 कॉमन लिया हुआ है 2.6 मिलियन, वेयर एज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दीज of this cash generating unit is 1.95 million. IAS 36 stated that if the carrying value of cash generating unit is above its recoverable amount, there is an impairment that should be charged. Here in the case, the carrying value is above from the recoverable amount. The carrying value is 2.6 million, whereas the cash generating units, the recoverable amount is 1.95 million, hence an impairment should be charged. अब आप कैलकुलेशन करके बताओगे कि impairment किस तरह चार्ज करनी है। लेकिन ये नेक्स्ट वाली बात उसने जो लिखी हुई क्या कहता है, half of the machine have been blown off to pieces but the other half can be sold for at least their carrying amount. इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस मशीन में से आधी मशीन्स तो खत्म होके उनको नहीं बेचा जा सकता, मतलब 300 की रिकॉर्ड है, 150 की मशीन्स खत्म, डायरेक्ट इस पे आप इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे। रिमेनिंग 150 अभी बेची जा सकती है, ठीक है? इनको बेचा जा सकता है, कैरिंग अमाउंट तक बेचा जा सकता है। इस क्वेश्चन को जरा आपने समझना है, ठीक है? और द नेक्स्ट वन, द पेटेंट्स हैव बीन सुपरसीडेड एंड आर नाउ कंसिडर्ड वर्थलेस। ये पेटेंट्स भी वर्थलेस हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे जब आप इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर रहे होगे 2.6 मिलियन के साथ कंपेयर कर रहे होगे 1.95 मिलियन को, 1950 को, तो कितनी की इम्पेयरमेंट बनती है आपके पास? 2.6, 2600 माइनस 2600 माइनस 1950, आपके पास बनता है 650। 650 की आपके पास टोटल इम्पेयरमेंट आएगी जो कि आपने करनी होगी चार्ज। स्टेप नंबर 1 पे आओगे, बोलोगे ऑब्वियसली इम्पेयर्ड एसेट्स को मैंने चार्ज करना है। आप मशीन्स को बोल दोगे मशीन ग्रुप 1, मशीन ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आप 150 लेकर आओगे, ग्रुप 2 में भी 150 लेकर आओ, क्योंकि उसने बोला आधी मशीन्स खत्म हो चुकी हैं, मतलब 150 वाली मशीन्स खत्म है। आपके पास ऑब्वियसली इम्पेयर्ड एसेट्स कौन से होंगे? एक ये पेटेंट, क्योंकि उसने बोला दिस इज नाउ कंसिडर्ड वर्थलेस, पूरी की पूरी आप इम्पेयरमेंट इस पे चार्ज करोगे, और जो ग्रुप 1 की 150 की मशीन्स होंगे उन पे 150 की पूरी इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे। 200 प्लस 150, 300 की इम्पेयरमेंट आप इधर चार्ज कर दोगे, रिमेनिंग कितनी रह जाएगी आपके पास? 300 की रह जाएगी। लेट्स कैलकुलेट, यस, 650 माइनस 350, 300 की आपके पास रिमेनिंग इम्पेयरमेंट रह जाएगी। उसको आपने सेकंड स्टेप पे लेकर आना है। सेकंड स्टेप पे लेकर आओगे तो आप किस तरह से चार्ज करोगे? यू विल से दैट मेरे पास गुडविल होनी चाहिए। गुडविल कितने पे पड़ी हुई है? 100 पे पड़ी हुई है। 300 से आप उठा के 100 और गुडविल पे चार्ज कर दोगे, और आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी 200 की गुडविल आपके पास रह जाएगी, 200 की इम्पेयरमेंट रह जाएगी। आप स्टेप नंबर 3 पे आओगे, प्रो रेटा पे चलोगे। लेकिन यहाँ पे उसने मशीन्स के बारे में बताया था कि ये अपनी कैरिंग अमाउंट पे बिक सकती है, मतलब इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी इसकी कैरिंग अमाउंट होगी। तो 150 की ग्रुप 2 वाली मशीन्स आपने कैरिंग अमाउंट पे 150 की रिकॉर्ड की हुई हैं, उसकी मार्केट के अंदर भी वैल्यू 150 है। तो हम लोगों ने IAS 36 में पढ़ा था, IAS 36 स्टेटेड दैट एनी एसेट कैन नॉट बी इम्पेयर्ड बिलो इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो इसकी तो रिकवरेबल अमाउंट भी 150 है, कैरिंग वैल्यू भी 150 है, इस पे तो कोई भी आप इम्पेयरमेंट नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है? रिमेनिंग आप कंप्यूटर्स एंड बिल्डिंग्स, इसके ऊपर प्रो रेटा करके आप क्या कर दोगे? डेप्रिसिएट इम्पेयरमेंट जो है उसको यहाँ पे आप उठा के ले आओगे इन दो मशीन्स के। ठीक हो गया? दिस इज द वे टू सॉल्व एन इम्पेयरमेंट क्वेश्चन, वो भी कैश जनरेटिंग यूनिट का मुश्किल वाला। ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई, IAS 36 आपने पढ़ा, आई वांट योर आंसर at the earliest, as soon as you complete this lecture, और as soon as आप IAS 36 को पढ़ लो, याद कर लो, उसको समझ लो, जो मैंने प्रैक्टिस कराया उसको कर लो। उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजना है। मुझे कैलकुलेशंस नहीं चाहिए। एज्यूम करें मैं एक एग्जामिनर हूं, एग्जामिनर कैलकुलेशंस पे मार्क्स नहीं देगा आपको। एग्जामिनर IAS 36 की हर एक इशू जो यहाँ पे आता है उसकी स्टेटमेंट को आपने सिनेरियो के साथ लिंक कैसे किया है उस चीज के मार्क्स देगा। अब जब भी आप लिख रहे हो तो याद रखना, स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं लिखनी शुरू करनी, आपने लिखना है पहले ये वाला
इशू एक्सप्लेन करोगे तो इसकी IAS 36 की स्टेटमेंट, फिर आप कैरिंग अमाउंट और कंपेयर करोगे रिकवरेबल अमाउंट को, उसकी स्टेटमेंट, फिर सिनेरियो वाली चीज, सिनेरियो में क्या होना चाहिए, फिर आप बताओगे दैट भाई ग्रुप 1 machines will be divided into two group and the carrying amount will be distributed equally between them. क्यों? क्योंकि भाई half machines have been blown off and cannot be sold, they have no recoverable amount, where the other half can still be sold for their carrying amount. Hence $150, 1.5 million of the machines, या फिर आप यहाँ पे बोलोगे 150,000 of the machines can be sold at their recoverable can be sold as their recoverable amount at their carrying value. Hence no impairment would be charged to them. ग्रुप स्टेप नंबर 1 पे आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू IAS 36 भाई स्टेप नंबर 1 ये बातें कहता था, तो हम लोगों ने इतनी चार्ज कर दी, ये उसका इंपेयरमेंट है, रिमेनिंग इंपेयरमेंट इतनी रह जाएगी. स्टेप नंबर 2 कहता था गुडविल पे हमने इतनी चार्ज कर दी अकॉर्डिंग टू IAS 36. फिर स्टेप नंबर 3 पे आओगे, बोलोगे एज दीज मशीन्स कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड, द ग्रुप 2 मशीन्स ऑफ 150 cannot be depreciated because their recoverable amount is equal to their carrying value. Hence the remaining impairment will be divided between computers and buildings based upon their carrying value on pro rata basis according to IAS 36. अब calculate करके बताओगे this much impairment will be charged to this and this much will be charged to this. Hence the total impairment will be divided among these assets. The remaining carrying value of all of the cash generating unit जो कि आपने calculate करके दी होगी, जैसे मैंने ऊपर calculate करना बताई, will be this and the total impairment will be charged to profit and loss. ठीक है, ये चीज मुझे आपकी चाहिए as soon as you complete this lecture, और इसको complete कर लो तो मुझे आपने ये चीज बता दी है. ठीक हो गया. Now let's move towards रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस. एज्यूम करने बहुत इजी सी चीज हम लोग करने लगे. 2 क्वेश्चंस आपके आज के होमवर्क होंगे, एक तो मैंने करवा दिया, एक अभी आप ये वाला कर रहे होंगे, और एक अभी आगे मैं भी आपको दूंगा. देखें, एज्यूम कर लें, ये चीज आप एज्यूम करें, लेट्स सपोज आपने इम्पेयरमेंट चार्ज की एसेट्स के ऊपर, चाहे वो कैश जनरेटिंग यूनिट था या फिर वो आपका कोई भी एक अकेला एसेट था. आपने $1,000 की इम्पेयरमेंट चार्ज की थी, उसकी कैरिंग वैल्यू 900 पे आ गई एसेट की, उसको सब्सिक्वेंटली उस पर डेप्रिशिएट करते थे जो कुछ भी करते थे. ठीक है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस में आप इंपेयरमेंट उठा के इतनी ले गए अकॉर्डिंग टू IAS 36. अब IAS 36 कहता है कि यार जब भी आप एक एसेट को इंपेयर कर देते हो ना, पहले आप क्या करते थे, अगर इंडिकेटर था इंपेयरमेंट का रिव्यू करते थे. अगर एक इनटेंजिबल एसेट था, इंडेफिनिट लाइफ थी, उसके हर साल एनुअली बेशक इंडिकेटर है या नहीं है उसकी आप इंपेयरमेंट का रिव्यू करते थे. गुडविल थी, उसकी इंपेयरमेंट का रिव्यू करते थे. ओ मजे की बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैश जनरेटिंग यूनिट के केस के अंदर यहां पे आपको इंडिकेटर अगेन नहीं चाहिए होता. एज्यूम करें क्यों नहीं चाहिए होता, जरा सोचें इस चीज को. मैंने आपको बताया था IAS 36 स्टेट करता है कि अगर गुडविल पड़ी हुई है तो उसके लिए आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए, आपने हर साल उसका इंपेयरमेंट रिव्यू करना है. कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर अगर गुडविल पड़ी हुई है तो पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का अंडर IAS 36 हर साल आपने इंपेयरमेंट रिव्यू करना है, बेशक इंडिकेटर है या नहीं है, आपने करना है, क्योंकि उसके अंदर गुडविल पड़ी. ठीक हो गया. तो कैश जनरेटिंग यूनिट का हर साल क्या हो रहा होता है, इंपेयरमेंट रिव्यू हो रहा होता है, इफ देयर इज अ गुडविल विद इन द कैश जनरेटिंग. ठीक है. अगर मैं आगे आ जाऊं तो यहां पे आता है आपके पास अगला केस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. IAS 36 कहता है कि एक बार किसी एसेट को या फिर आपने कैश जनरेटिंग यूनिट को इंपेयर कर दिया, उसकी इंपेयरमेंट चार्ज कर चुके हो, इंडिकेटर था, इंपेयरमेंट टेस्ट की, इंपेयरमेंट नहीं हुई, फिर तो ये केस नहीं अप्लाई होता. इंडिकेटर था, इंपेयरमेंट टेस्ट की, इंपेयर हो गया एसेट, फिर इंडिकेटर ये कहता है, IAS 36 ये कहता है, impaired assets are reviewed each year to see if there are indicators present that impairment should be reversed. अगर तो आपने किसी एसेट को इंपेयर किया था तो अब हर साल उस एसेट को, जब तक कि वो आप बेच नहीं देते, जब तक कि उसकी कैरिंग वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, जब तक आप उस एसेट को यूज कर रहे हो, आपने उस एसेट को हर साल देखना है कि भाई मैंने इसकी कैरिंग वैल्यू आज रिकॉर्ड की हुई है 900 की, आफ्टर इंपेयरमेंट हर साल उसकी रिकवरेबल अमाउंट को टेस्ट करते रहो. रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ दिस एंड दिस. लेट सपोज पहले साल आपने टेस्ट किया, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ जो भी थी 800 आई, ठीक है, या फिर सेम 900 की इक्वल आ गई. अगर कम आई तो फिर तो दोबारा से इंपेयरमेंट होगी ना. लेकिन लेट सपोज अब ये आपका यहां पे शो होता है कि यार ये तो 1100 आ गई है, मेरी रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू. इस एसेट को पहले मैं इंपेयर कर चुका हूं. अगर तो इस एसेट को पहले इंपेयर ना किया होता तो फिर IAS 36 क्या कहता था, इग्नोर इट, आप एसेट को इसी वैल्यू पे चलाते रहो. अगर एक एसेट को आप इंपेयर कर चुके हो पहले और अब उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है उसकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपने जो पुरानी इंपेयरमेंट $100 की चार्ज की थी इस एसेट को, उसको रिवर्स करो.
कंफ्यूजिंग, इजी करता हूं। याद रखें, अगर एक एसेट आप उठाते हैं, इंडिकेटर है, आपने इंपेयरमेंट चेक की, इंपेयर हो गया एसेट, आपने $100 की उस पर इंपेयरमेंट चार्ज कर, सब्सिक्वेंटली आपने देखा कि यार इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद IAS 36 कहता था एक एसेट को आपने इंपेयर किया हुआ है, तो अब हर साल उसका ये भी देखो कि कहीं इंपेयरमेंट रिवर्स ना करनी पड़ जाए, क्योंकि आपने एसेट की वैल्यू गिराई भी है, क्या पता कल को इंपेयरमेंट ऊपर चली जाए, इंपेयरमेंट जो आप टेस्टिंग करो उसमें वैल्यू ज्यादा हो जाए, मार्केट के अंदर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाए। तो आपने चेक किया चेक किया चेक किया, चौथे साल पता चला ऊपर चली गई है वैल्यू। अब आपने जो पुरानी आपने रिकवरेबल अमाउंट उसकी देखी थी, अब वो रिकवरेबल अमाउंट नहीं रही, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ अप देन द कैरिंग वैल्यू। अब आप एसेट के ऊपर रिकवरेबल अमाउंट को रिवर्स करो। कैसे? यहां पे लेट सपोज इसी एसेट की पहले मैं इंपेयरमेंट चार्ज कर चुका हूं 100 की, कैरिंग वैल्यू मेरे पास इस वक्त इस एसेट की 950 की। अब ये बात याद रखनी है, इस एसेट को मैंने 100 से पिछली दफा इंपेयर किया था, मार्केट के अंदर रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास बनती है 950 की, कितने से रिवर्स करूंगा इंपेयरमेंट? 100 की मैंने पहले इंपेयरमेंट चार्ज की थी, तो 100 से रिवर्स करके 100 ऐड कर दूं कैरिंग वैल्यू में? नो 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 नो, अभी मेरे पास अवेलेबल हेडरूम जो पड़ा हुआ है वो 50 का पड़ा है, तो मैं 50 से यहां से रिवर्स करूं, सिर्फ उतना ही जितना मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन सेकंड केस में आए, लेट सपोज यहां पे रिकवरेबल अमाउंट चलेगी $1200 पे, हेडरूम कितना अवेलेबल है मेरे पास? 900 से 1200 पे जाने के लिए $300 का हेडरूम अवेलेबल है। ये इतने से मैं अब क्या 300 से इसकी कैरिंग वैल्यू को इंक्रीज करूंगा? नो, जितने से पहले मेरे पास इधर हेडरूम पड़ा हुआ था उतने से इंक्रीज। मतलब आपने किस पे चलना है? लोअर ऑफ द बोथ। लोअर ऑफ द बोथ किस पे? या तो लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू के डिफरेंस पे चलो, या तो फिर इस पे चले जाओ। इन दोनों में से जो लोअर ऑफ है उसके ऊपर आप रिवर्स कर दो। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट IAS 36 ऐसे नहीं समझाता, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट और प्लस रिकवरेबल अमाउंट एंड द ओल्ड इंपेयरमेंट, इन दोनों में से जो लोअर ऑफ है उसके ऊपर आप इंपेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हो। इन शॉर्ट बात यह है कहने की कि पुरानी इंपेयरमेंट जो आपने चार्ज की थी उससे ऊपर आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल इंपेयरमेंट चार्ज की भी थी सिर्फ उतना ही मैक्सिमम आप रिवर्स कर सकते हो अगर आपके पास हेडरूम अवेलेबल है। हेडरूम मतलब उतना आइडियल हेडरूम अवेलेबल है कि लेट सपोज यहां पे 1100 होती, मतलब कि 200 की यहां पे मैंने अवेलेबल था, मेरे पास स्पॉट हेडरूम इतना अवेलेबल था, मेरे पास 100 की पहले इंपेयरमेंट चार्ज करती थी, 100 से ऊपर नहीं जा सकता। ये लेट सपोज 1000 की मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट होती, हेडरूम कितना अवेलेबल होता? सिर्फ 100 का। कंपेयरिंग टू दिस ना, इन दोनों को कंपेयर करो तो इस केस के अंदर मैं कितने से रिवर्स कर सकता था? अभी भी हेडरूम दोनों का इक्वल आ रहा है तो मैं पूरे से रिवर्स कर सकता था। 980 पे आ गई, कितने से ज्यादा आ रही है रिकवरेबल अमाउंट? सिर्फ और सिर्फ 80 से आ रही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 100 में से अभी 80 रिवर्स कर सकता हूँ। जो रिमेनिंग 20 मेरे पास इंपेयरमेंट का रह जाएगा, जो मैंने पहले चार्ज किया हुआ जो इतना रह गया, अब ये मैं तब रिवर्स करूंगा जब मुझे रिकवरेबल अमाउंट कल को दोबारा इजाजत देगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँ। और मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकता हूँ? जो मैंने ओरिजिनल मेरे पास इंपेयरमेंट पड़ी हुई है। अगर मैंने पहले 100 चार्ज की थी उसमें से 80 रिवर्स कर दिया था, इस बार मेरे पास अब 20 पड़ी है तो 20 से ऊपर नहीं रिवर्स कर सकता नेक्स्ट टाइम। इतने से आप रिवर्स करते रहो। तो यहाँ पे IAS 36 कहता है कि impaired assets are reviewed each year to see if indicators are present that impairment should be reversed. Record impairment reverse as income in profit and loss unless some or all of it was recorded against OCI surplus. इस बात का मतलब ये है कि लेट सपोज पहले आपने इम्पेयरमेंट जब चार्ज की थी $100 की, तो उसमें आप OCI में $80 लेके गए थे और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप $20 लेके गए थे इसमें से, क्योंकि ओसीआई के अंदर उस वक्त रिवैल्यूएशन गेन पड़ा था तो आपने उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करवाया था। ठीक है, और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए थे। अब रिवर्स में किस तरह से करोगे? आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था इस वक्त ओसीआई के अंदर, इनकम रिकॉर्ड करो, पहले क्रेडिट करो ओसीआई को कितने से 80 से, रिमेनिंग अगर यही आपने रिवर्स करनी है ना इम्पेयरमेंट, और दोबारा से क्रेडिट करो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 20 का, उसी को सिर्फ रिवर्स करोगे, जैसे पहले रिकॉर्ड किया था वैसे ही रिवर्स भी करना है। Now, if I come towards the next point, that is the most important point. The reversal should not take the value of the asset above what it should have been if no impairment was charged. सिंपल मतलब इस बात का ये है कि जितने से पहले इंपेयर किया था एसेट को, सिर्फ उतनी अमाउंट से आप इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम, अगर हेड रूम आपको अवेलेबल है रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट आपको इजाजत देती है कि सिर्फ 50 का रिवर्स कर सकते हो, आपके पास 100 का पहला इंपेयरमेंट पड़ा हुआ है, एक्सपेंस पड़ा हुआ है, सिर्फ 50 का भी करो, ठीक हो गया। दिस इज द वे टू गो अराउंड। और
50 में से भी पहले लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे अब एक और केस मुश्किल सा बनाता हूँ, अगर ओसीआई के अंदर आप पहले 80 का एक्सपेंस लेके गए थे और 50 का अब आपने रिवर्स करना है, तो पहले ओसीआई को रिवर्स करो। ओसीआई में अब कितना रह जाएगा रिवर्स होने के लिए? 30 रह जाएगा। अब जब नेक्स्ट आपके पास इंक्रीज आएगा रिकवरेबल अमाउंट का, तो पहले 30 इधर चार्ज करोगे, रिमेनिंग आप किधर लेके जाओगे? फिर जो ओवर अबव आएगा वो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे पहले चार्ज करता वहां लेके जाओगे। जैसे आपने इंपेयरमेंट चार्ज करते हुए सबसे पहले ओसीआई को देखा था, तो पहले इंपेयरमेंट रिवर्स करते हुए भी ओसीआई को ही देखोगे आप। ठीक है, जब तक ओसीआई नहीं खत्म हो जाता, जब तक ओसीआई के अंदर पड़ा हुआ इंपेयरमेंट एक्सपेंस खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ नजर भी नहीं उठा के देखनी। वंस इंपेयरमेंट लॉस हैज बीन फाइनली फिनिश्ड फ्रॉम ओसीआई, उस वक्त आप उठ के आओगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप क्या करोगे? रिमेनिंग जो आपके पास रह जाता है इंपेयरमेंट रिवर्सल, उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे। पहले आप एक्सपेंस करते थे, अब आप उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो। सो द नेक्स्ट वन, डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक एसेट को मैंने इंपेयर कर दिया, हर एक चीज कर दी, उसकी रिमेनिंग वैल्यू आई मेरे पास 900 की। 2 साल बाद जाके कहीं मैंने इस $100 को इंपेयरमेंट को रिवर्स किया। 2 साल तक मैंने इस एसेट को 900 पे डिप्रिशिएट किया। 10 इयर्स की लाइफ के ऊपर मेरे पास हर साल की डिप्रिसिएशन आई $9 की। ये डिप्रिसिएशन में किधर लेके जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाता था। जब इंपेयरमेंट में रिवर्स कर रहा हूं ना, याद रखना इस चीज को, मैंने 2 साल तक इसको डिप्रिशिएट किया, 900 माइनस 9, दोबारा से रिमेनिंग 9 प्लस 9 कर देता हूँ ना, 2 इयर्स की डिप्रिसिएशन लेकर आता हूँ। 900 माइनस 9, ये पहले साल की डिप्रिसिएशन थी, कैरिंग वैल्यू आती है मेरे पास 891, दोबारा से माइनस 9 किया, मेरे पास आती है 882 की 2 इयर्स के बाद कैरिंग वैल्यू आती है इसी एसेट की। ठीक है, 2 साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। अब जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कितने पे चला जाएगा? 100 प्लस 882, ये चला जाएगा 982 पे। सबसे पहले मैंने करना है ये काम कि जब मैंने इंपेयरमेंट चार्ज की थी आज से 2 साल पहले, तो मेरा कितना होना चाहिए था डिप्रिसिएशन एक्सपेंस? मेरे पास कैरिंग वैल्यू तब एसेट की पड़ी थी 1000 की। अगर उस वक्त में इसको 10 इयर्स की लाइफ पे डिप्रिशिएट करता, तो मेरे पास कितना एक्सपेंस आता? हर साल का $10 का आता। लेकिन इंपेयरमेंट करने के बाद मेरे पास एक्सपेंस कितना आया? $9 का आया। ठीक है, कितने से कम आया मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? $1 से 2 साल तक मेरे पास कम आया। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये यहां पे मैं एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं। अब तो मैं फर्दर ऑनवर्ड्स पूरी जिंदगी 982 पे इसकी कैरिंग वैल्यू लेके जाऊंगा, 8 इयर्स के ऊपर इसको डेप्रिशिएट करता रहूंगा, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, इसको 10 इयर्स की लाइफ को 2 साल गुजर चुके हैं। लेकिन जो पुराने सालों की डेप्रिसिएशन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं चार्ज की, $1 की 2 साल तक, उसको मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करूंगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू $2। पहले हर साल दो $9 रिकॉर्ड कर चुका हूं। इस ईयर में इनपेयरमेंट रिवर्स होने की वजह से जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, वो मैं अब चार्ज करूं। रिमेनिंग उसका डिफरेंस, पहले $9 करता रहा 2 साल तक, होनी $10 चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई वैसे, क्योंकि इंपेयरमेंट हो चुकी थी। अब इंपेयरमेंट ना होती तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए था $10 का, किया मैंने $9 का, क्योंकि एसेट इंपेयर्ड था, तो रिमेनिंग था $1। अगर आज मैं अपने पास रिवर्स कर रहा हूं, इंपेयरमेंट को एसेट की वैल्यू में इंक्लूड कर रहा हूं, तो ये भी करना है साथ साथ कि वो जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन में आनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं चार्ज की भी, अब वो भी मुझे चार्ज करनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? कितनी होगी? कितनी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन मेरे पास? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू $2, और ये चली जाएगी आज की प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर $2 एज एन एक्सपेंस। और $100 प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा होगा? क्रेडिट एज एन इनकम। इस पूरे का केस सिनेरियो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, और गुडविल इंपेयरमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड व्हाट एवर द केस। आप गुडविल के ऊपर कभी भी इंपेयरमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। कैश जनरेटिंग यूनिट को आपने इंपेयर किया, उस वक्त गुडविल को 100% या किसी भी अमाउंट से आपने इंपेयर किया, आप पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट के हर एक एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। बाद में उनकी डिप्रिसिएशन जितनी होनी चाहिए थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आ सकते हो। इंपेयरमेंट जो रिवर्स किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे। गुडविल की इंपेयरमेंट को कभी भी आप रिवर्स नहीं कर सकते। डन। नाउ लेट्स कम बैक एंड डू सम क्वेश्चंस अबाउट दिस। एक ये क्वेश्चन है बॉक्सर कॉर्पोरेशन का, ये आपने एज अ होमवर्क करना है। ये अगेन इंपेयरमेंट रिवर्सल का क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर लेंगे। मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे होता है कैश जनरेटिंग यूनिट का, और ये मैं आपको करवाऊंगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन?
On 31st December 2012, an impairment review was conducted on a cash generating unit and the results were as follows. ठीक है, इस डेट को 31st दिसंबर याद रखनी डेट, इस डेट पे मैंने क्या किया, इम्पेयरमेंट रिव्यू किया, गुडविल को इम्पेयर किया पूरी अमाउंट से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इम्पेयर किया बाय 120 और ये मेरा कैश जनरेटिंग यूनिट था। यानी टोटल इम्पेयरमेंट चार्ज की मैंने उस वक्त 31st दिसंबर 2012 की अकाउंट्स के अंदर कितनी चार्ज की, $220 चार्ज की, और मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और गुडविल अपने कैश जनरेटिंग यूनिट की वैल्यू भी 220 से गिरा दी और मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 180 की। ठीक है, 180 की रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू रहती थी। अच्छा, आ गया, the property plant and equipment was originally purchased for $400,000 on 1st January 2011 and was attributed a useful life of 8 years. जनवरी 2011 में खरीदा था, 31st दिसंबर 2012 तक कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी, मतलब 2 साल तक कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी, 2 साल तक ये डेप्रिशिएट होता रहा ऐसे ही। इस बात, ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है, ताकि मुझे लाइफ पता लग सके, मतलब कि इस डेट पे 31st दिसंबर 2012 पे इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 6 इयर्स की लाइफ थी। यहां तक अब याद रखना, आगे आते एट 31st दिसंबर 2013, एक साल बाद, इस एमोर्टाइजेशन के बिल्कुल अगले एक साल बाद, सॉरी एमोर्टाइजेशन कह रहा हूं, इम्पेयरमेंट के पूरे अगले एक साल के बाद 1 ईयर गुजर चुका है और the circumstances which caused the original impairment have reversed and are no longer applicable. Good. The recoverable amount of the cash generating unit is 420. मैंने total impairment कितने से charge की है, 220. Recoverable amount आज मेरे पास कितनी है, 420 की है। अच्छा, मैंने अब निकालनी है carrying value. Goodwill गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीछे रहती थी, कितने की अमाउंट से थी, 180 की अमाउंट से इस डेट पे थी। एक साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करो अपॉन 6 इयर्स, क्योंकि इस डेट पे कितने की आई थी मेरे पास, 6 इयर्स की थी। 180 डिवाइडेड बाय 6 मेरे पास कितना आता है, एक्स डेप्रिसिएशन, 180 डिवाइडेड बाय 6, $30 की मेरे पास आती है डिप्रिसिएशन। इसको 420,000 लिखा हुआ, इसको 420 कर देते हैं हम। ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पे, $30 की डिप्रिसिएशन मैंने चार्ज की होगी पूरे साल में, तो मेरे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आई होगी, इसी के ऊपर मैंने डिप्रिशिएट किया ना इसको, मेरे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आई होगी 180 माइनस 30, 150, 150 की कैरिंग वैल्यू आएगी। उस वक्त गुडविल की तो वैल्यू ही नील हो चुकी थी, तो मेरे पास ग्रुप की पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की कितनी कैरिंग वैल्यू रहती थी, 150 रह गई है। एट दिस डेट मेरे पास कैरिंग वैल्यू में डिप्रिशिएशन करके निकाल चुका हूं, कितनी रहती है, 150 रहती है। और लाइफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कितनी रह जाएगी अब, पिछले साल 6 साल थी, जिसमें मैंने 1 ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज करके $30 चार्ज किए, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके क्या होगा पूरे साल की, और रिमेनिंग लाइफ मेरे पास 5 इयर्स रह चुकी है। ठीक है, अब ये चीजें आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे पास इस वक्त जो रिमेनिंग अमाउंट है 420,000 है, 000 मैंने कॉमन लिया, 420 कर दी है। मेरे पास कैरिंग वैल्यू 150 है, रिकवरेबल अमाउंट इज 420। ठीक है, मतलब कि मेरे पास यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 420 माइनस 150। लेट्स कैलकुलेट दैट, 420 माइनस 150, 420 माइनस 150 कितने का आ रहा है, ओहो, 420 माइनस 150, 270। 270 का हेडरूम मेरे पास अवेलेबल है कि इतने से मैक्सिमम इंपेयरमेंट में लेकर आ सकता हूं वापस। कितने की इंपेयरमेंट चार्ज की थी, 220 की थी। मतलब अब मैं मैक्सिमम यही वापस लाऊंगा, क्योंकि हमें IS 36 ने बताया था कि इम्पेयरमेंट कैन ओनली बी रिवर्स्ड अप टिल द अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट वुड हैव बीन चार्ज्ड। तो इतने से ही कर सकता हूं ना, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट को ही रिवर्स कर सकता हूं, वो 220 की थी। वेट अ सेकंड, यहां पे मैंने पढ़ा था कि 220 की टोटल इम्पेयरमेंट चार्ज की थी, लेकिन गुडविल की इम्पेयरमेंट तो रिवर्स ही नहीं हो सकती जितनी भी चार्ज हुई हो। IS 36 स्टेटेड दैट whatever the impairment was charged upon goodwill, it cannot be reversed in the subsequent periods, even if there is a impairment reversal. Okay? अब ये सारी चीजें पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं बताऊंगा अंडर IS 16 the remaining value of the property plant and equipment of $180,000 would be depreciated upon a life of 6 years. Hence the depreciation charge of 30 years, $30 would be charged to profit and loss, and the remaining carrying value of the property plant and equipment at 31st December would be $150. Comparing, IS 36 states that if the recoverable amount of the impaired asset, नहीं पहले मैं बताऊंगा कि हर साल impaired asset को टेस्ट करना है फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, मैं ये बात बोलूंगा। IS 36 stated that
An impaired asset should be annually tested for impairment reversal, and if there is an indicator, impairment should be reversed. According to the scenario, the circumstances which caused the original impairment asset have reversed and no longer applicable. At the same time, the recoverable amount has increased to $420, whereas the carrying value of the cash generating unit as a whole is still 150. Hence, the original impairment charge of 220 would be reversed. ठीक है, अब मैं उसको बताऊंगा under IAS 36 the impairment which has been charged to goodwill cannot be reversed. Hence, the $100 charged to goodwill will not be reversed. Only the $120 charged to the property, plant and equipment would be reversed under IAS 36. तो मैं यहाँ पे कितना रिवर्स करूंगा, इसको 120 से रिवर्स करूंगा, मतलब कि 120. अब मैं उसको बताऊंगा अंडर IAS 36 the value of property, plant and equipment would be increased by $120, whereas at the same time the original this gain would be recorded in profit and loss by $120. ठीक हो गया. तो रिमेनिंग मैंने कितना आगे मेरे पास कैरिंग वैल्यू 150 plus 120 which is equal to 150 plus 120 $270 दिया. ठीक हो क्या? Yes. Now, under IAS 38, the new value of property, plant and equipment would be $270, and this is the value which would be depreciated over the remaining life of this property, plant and equipment of 5 years. Whereas, अब वो depreciation वाली बात इसको बताऊंगा. Depreciation वाली क्या बात थी? Depreciation वाली बात मैंने ये बतानी है that if an impairment has been reversed, then the remaining depreciation which should have been charged if no impairment was recorded under IAS 36, that original depreciation should be charged to profit or loss. ठीक है, ये चीज IAS 36 कहते हैं. तो मैं कैलकुलेट करता हूं कितने की डेप्रिसिएशन 300 पे बनती थी भाई. 300 पे डेप्रिसिएशन बनती थी मेरे पास, डिवाइडेड बाय उस वक्त लाइफ कितनी थी, 6 इयर्स थी. उस वक्त के हिसाब से देखो तो मेरे पास डेप्रिसिएशन बनती थी 300 डिवाइडेड बाय 6, 50 की बनती थी. तो मैंने कितने की चार्ज की हुई है, 30 की चार्ज की थी पिछले साल डेप्रिसिएशन, मतलब इस साल आखिर में आके अगर वही सेम वैल्यू होती तो मैं कितने की चार्ज करता, 50 की चार्ज कर रहा होता. सो यहाँ पे मैंने 50 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी और 30 की है. हेंस अंडर IAS 36 impairment of asset, the additional depreciation which should have been charged of $20 would now be charged to profit and loss as an expense. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पूरा का पूरा अंडर IAS 36. और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो रिमेनिंग यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन इस बार चार्ज की है 20 की, भाई डेबिट की है प्रॉफिट एंड लॉस को 20 से, क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन थी ना. ये कहाँ जानी चाहिए अब, डेबिट तो मैंने कर दिया, क्रेडिट किधर होगा. इस साल के जो मेरे एसेट की अब कैरिंग वैल्यू निकली है 270 की, इसके साथ मैं इसको क्रेडिट करूंगा आफ्टर जो मैंने ओरिजिनल 30 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ, वेल एंड गुड. और उसके बाद मैं उसको इंक्रीज कर चुका हूँ, वेल एंड गुड. टोटल वैल्यू है 250 की, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज की, दूसरी जगह पे क्रेडिट कर दिया उसी अमाउंट से अपने एसेट को. और यहाँ पे मेरे पास एसेट की एट द क्लोजिंग डेट न्यू कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 250 की. दिस इज द वे टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, द इजीएस्ट वे, द मोस्ट इजीएस्ट. ठीक है, इसमें बहुत से और भी क्राइटेरियाज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉल्व करने के और भी तरीके हैं. अब अगर इसी आंसर को, ये बेसिकली अगर आप अपने बुक के अंदर देखें, किट के अंदर देखें, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, लेकिन एट द एंड आंसर सेम आता है. अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड्स आर अ प्रिंसिपल. आप कान इधर से पकड़ो या घुमा के दूसरी तरफ से हाथ ला के पकड़ो, बात एक ही है. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बजाय इसके कि आप दूसरे तरीके से चलें. ऑब्वियसली बुक्स के अंदर, किट्स के अंदर थोड़ा मुश्किल तरीका हमेशा इस्तेमाल किया होगा, बिकॉज दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो इस वजह से दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड. जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही आपने लिखते हुए हर एक इशू को, जो आपको इशू नजर आए उसके अगेंस्ट IAS 38 क्या कहते हैं, तो फिर आप उसके साथ क्वेश्चन में क्या कर रहे हो वो चीज एक्सप्लेन करते हुए आपने ये वाला क्वेश्चन करके देना है मुझे, एंड आई विल बी द वन चेकिंग दिस क्वेश्चन. और जितनी बार आप इसको गलत करेंगे उतनी बार मैं आपसे बोलूंगा कि सर इसको काइंडली दोबारा एक और दफा करें, अभी आपने नहीं मूव करना कहीं और. काइंडली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल ऑन द ग्रुप. और अगर आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं तो पर्सनली आपने भेजना है मुझे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप गलती कहाँ पे करें. ठीक हो क्या? आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अपना ख्याल रखें, and if you have any questions, I'm available. Take care.
एंड बाय बाय। लेट मी चेक, कुछ और तो नहीं था इसमें। यस, वी आर डन। थैंक यू एंड बाय बाय।